So let us start with the first topic, the very interesting topic that we are going to start today. First one is oil spill in Mauritius. Okay, there is a huge oil spill in Mauritius and it has resulted into an environmental disaster. एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हो गया है मॉरिशियस के शोर के पास. सो वी विल डिस्कस द लोकेशन फर्स्ट, कहाँ पर हुआ है ये ऑयल स्पिल एंड व्हाट काइंड ऑफ रिपरकशंस, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू हैव ऑन द एनवायरमेंट राइट ऑफ द मॉरिशियस. सो आई विल बी डिस्कसिंग दिस इशू. ओके, सो कैसे हुआ है पहले इसके बारे में पढ़ते हैं. अ जापानीज बल्क कैरियर शिप, एक जापानीज शिप है जिसका नाम है MV Wakashio. Now this Japanese ship which is owned by one Japanese firm जिसका नाम है Nagashiki Shipping and it is operated by Mitsui O.S.K. Lines Limited. Okay, now this ship it was carrying fuel oil and it has split into two parts. इसका एक्सीडेंट हो गया है और बेसिकली ये दो हिस्सों में टूट गया है नियर ब्लू बे मराइन पार्क which is the region in the south east of the Mauritius. So Mauritius आप जानते हैं इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है. इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड नेशन है मॉरिशियस. तो मॉरिशियस के साउथ ईस्टर्न पार्ट पे देयर इज एन एरिया व्हिच इज कॉल्ड एज अ ब्लू बे मराइन पार्क एंड दिस ब्लू बे मराइन पार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन. इट इज अ जोन ऑफ द एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस. ठीक है, इसे क्या कहते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी. ओके, तो वहां पर इस जापानीज शिप का एक्सीडेंट हो गया है. वो एक्सीडेंटली कोरल रीफ से टकरा गया था एंड दिस हैज रिजल्टेड इनटू स्पिल ऑफ ऑयल. ओके, द शिप इज नाउ ब्रोकन इन टू पार्ट्स. इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड जिसकी वजह से ह्यूज क्वांटिटी में ऑयल जो है वो मॉरिशियस के कोस्ट पर शिप पर स्पिल हो गया है. The ship struck a coral reef resulting in an oil spill of over 1000 tons into Indian Ocean. So देखिए कितनी huge quantity में oil spill हुआ है. And the ship was supposedly carrying 4000 tons of oil. Okay, so let me quickly switch on to Google Pro so that I can show you the location of the location of which we are talking about. I am telling you. Okay, so ये अपन आ गए Google Pro पे. This is India. India के साउथ में है. This region is the Indian Ocean. Okay, Indian Ocean region. And here, when you zoom in here, we have the small island nation that is called as the Mauritius. See, zooming in. So, in the south of India, we have the small island nation which is called as Mauritius. और Mauritius के south east में देखिए ये जो point आप देख रहे हैं in the south eastern part of Mauritius, this is called as Pointe de Esne. So, I'll quickly zoom in. This is called as Pointe de Esne and this southeastern part of Mauritius. Here the tragic incident has happened. ये जो जापानीज शिप था जिसका नाम था MV Wakashio, यहाँ because ये जो आप देख रहे हैं this is the area which has the shallow waters, right? The coastal part of the Mauritius has the shallow waters और यहाँ पर होते हैं coral reefs. So I hope that you all are aware of what is coral reef. ये जो shallow waters थे यहाँ पर south eastern part में there was a location called as a Pointe de Esne और यहीं पर ये जापानीज शिप आकर कोरल रीफ से टकरा गया और उस शिप का जो बंकर था द पार्ट ऑफ द शिप विच कैरीज ऑयल, इस शिप का जो बंकर था इसमें कुछ क्रैक हुआ जिसकी वजह से ऑयल जो था वो ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर स्पिल हो गया. तो मॉरिशियस की इकोनॉमी जो है ना इट इज मेनली बूस्टेड ड्यू टू टूरिज्म और इतना बड़ा यहाँ पे जो एनवायरमेंटल डिजास्टर हुआ है दिस इज गोइंग टू कॉज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द टूरिज्म ऑफ मॉरिशियस जिसकी वजह से पीपल विच आर प्रेजेंट इन द कोस्टल एरियाज दे आर ऑल्सो कंसर्न बिकॉज इन अ वे देयर लाइवलीहुड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. ओके, नाउ जब ये पूरा एपिसोड हुआ यहाँ पर ऑयल स्पिल हो गया एज आई हैव टोल्ड यू अराउंड 1000 टन्स ऑफ ऑयल वाज स्पिल्ड इन द नियर बाय एरिया. ओके, तो गवर्नमेंट बिकेम वेरी वेरी कंसर्न्ड and government of Mauritius was not having adequate equipments कि वो इस environmental disaster को ठीक कर पाए. उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस ऑयल स्पिल को कंट्रोल कर पाते. सो इसी मॉरिशियस के पास इंडियन ओशन रीजन में वेरी क्लोज टू मॉरिशियस देयर इज वन मोर आइलैंड विच इज कॉल्ड एज अ रीयूनियन आइलैंड. यू कैन सी रीयूनियन आइलैंड. नाउ दिस रीयूनियन आइलैंड इज कंट्रोल्ड बाय फ्रांस. ओके, तो ये जो रीयूनियन आइलैंड है ना बिल्कुल मॉरिशियस के पास में ये फ्रांस की सोवरेनिटी में आता है. So because Mauritius was not able to control this spill, so they seeked help from the government of France. तो Mauritius ने
रीयूनियन आइलैंड पे, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करिए, यू प्रोवाइड अस विद द टेक्नोलॉजी वट एवर इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड सो दैट वी आर इन अ पोजीशन टू कंट्रोल द ऑयल स्पिल. और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ऑल्सो कंफर्म्ड यस विल बी क्विकली प्रोवाइडिंग यू द सपोर्ट. लेकिन इससे पहले कि फ्रांस की गवर्नमेंट कुछ एक्शंस ले पाती और प्रॉपर उनको सपोर्ट भेज पाती मॉरिशियस को, ये जो शिप था इट वॉज ब्रोकन इन 2 पार्ट्स, सो इट कंप्लीटली गॉट डिस्ट्रॉयड. तो अभी बहुत मुश्किल है इस शिप को वापस मतलब पूरे ऑयल स्पिल को कंट्रोल कर पाना. अच्छा, एक पॉइंट आप समझिए, ये जो शिप होता है ना, जब ये शैलो वाटर में आके फंस जाता है, सो गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस वाज नॉट हैविंग एडिक्वेट इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग इट बैक इनटू द डीप वाटर सो दैट इट अगेन स्टार्ट्स फ्लोटिंग, और ऑयल स्पिल को फिर शायद कंट्रोल कर पाते, लेकिन उनके पास ये प्रॉपर टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी. ओके, नाउ कमिंग बैक ऑन टू द स्लाइड. द वेसल गॉट ब्रोकन नियर द पॉइंटेड ए एस्ने इन मॉरिशस. दिस एरिया हैज मेनी environmentally sensitive zone. The location which I have just showed you on the Google map, ठीक है, this location is very important because it is considered to be the environmentally sensitive zone. The spill has taken place near 2 environmentally protected marine ecosystems and the Blue Bay Marine Park Reserve, which is a wetland of international importance. Now, what is this wetland of international importance? मैं इसका बहुत ही brief आपको description अभी दे देती हूँ. Wetlands are basically, these are the areas which are either temporarily or permanently filled with water. You can consider it as a marshy area, okay? And दुनिया भर में ऐसे बहुत important wetlands हैं जिनका संरक्षण करने के लिए उनको एक proper list में include किया गया है. And this list is called as the wetland which is included in the list, okay? This wetland becomes the wetland of the international importance, okay? So इस प्रॉपर आइडिया को एग्जीक्यूट किया गया था ईरान के एक शहर में जिसका नाम है रामसार. तो रामसार में एक कन्वेंशन हुआ था जहां पर ये अग्रीमेंट साइन किया गया था कि ऑल द वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर गोइंग टू बी द प्रोटेक्टेड एरियाज. ओके, दे आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड. ओके, सो दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज में जो जो वेटलैंड्स हैं इंपॉर्टेंस के हैं जिनको प्रोटेक्शन करना है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ wetlands of international importance and hence they are called as Ramsar sites. ये जो wetlands of international importance होते हैं इन्हीं को कहा जाता है Ramsar sites. Again I am telling you we are going to discuss this issue in detail when we will discuss the part of environment. Okay, so अभी India से total there are 37 Ramsar sites. That means there are 37 wetlands of international importance in India. Okay, फिर से बता देती हूँ, मार्शी एरिया या ऐसे एरिया विच आर आइदर टेम्पररी और परमानेंटली फिल्ड विथ वाटर, दीज एरियाज आर कॉल्ड एज वेटलैंड्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी. एक तरह का हैबिटेट ये प्रोवाइड करते हैं. दुनिया भर से इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन करने के लिए इनको एक लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है एंड दिस लिस्ट देन इज कॉल्ड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या रामसार साइट. तो इस वक्त इंडिया से ऐसे कुल मिलाकर 37 वेटलैंड्स हैं. तो मॉरिशस की हम बात कर रहे हैं, तो जहां पर ये ऑयल स्पिल हुआ है, दिस ऑयल स्पिल वाज वेरी क्लोज टू द रीजन कॉल्ड एज ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व एंड दिस ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व इज ऑल्सो अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और इट इज अ रामसार साइट. ओके, चलो see the same thing I've shown you on the Google map. You can see in the image here that this Pointe de Esne is a location in the southeastern part of Mauritius और ये रहा वो ship. It basically became aground. Aground आके मतलब shallow waters में आके रुक गया. And since there was no way that it could have been dragged back into the deep waters, क्योंकि ये shallow waters में आ गया और shallow waters में coral reefs होते हैं, तो ये शिप आकर इसका जो शिप का जो बंकर था जिसमें ऑयल होता है, टकराने की वजह से बंकर गॉट डैमेज्ड एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द ऑयल वाज स्पिल्ड एंड दिस रिजल्टेड इनटू एनवायरमेंटल डिजास्टर. सो यू कैन सी द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द ऑयल व्हिच हैज पॉल्यूटेड दिस एंटायर एरिया. और जब इतना बड़े लेवल का पोल्यूशन हुआ तो मॉरिशस की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया था स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी. Now, since government of Mauritius was not able to control this episode by itself, उन्होंने फ्रांस की मदद मांगी, as I have told you. Okay. Subrat is asking me what kind of questions can be asked in this topic. Subrat, let me complete the topic first, then you will understand. Okay, chalo. So this is the latest picture of the complete of this particular ship, MV Wakashio.
ओके ये आप देख रहे हैं, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर, ये इसका लेटेस्ट पिक्चर है, 2 पार्ट में टूट गया है एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द डैमेज. ओके नाउ अब यहां पर इंपॉर्टेंट आता है ये वाला पार्ट कि किस तरह से इस तरह के अगर कोई ऑयल स्पिल होते हैं, सो हाउ इट कॉज द एनवायरमेंटल डिजास्टर, व्हाट ऑल स्पीशीज आर थ्रेटेंड. क्योंकि ये पूरा का पूरा एक इशू है कि भाई मॉरिशस की गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी इंपोज की है, तो दिस इज अ एंटायर कंट्रोवर्शियल इशू. सो यू कैन गेट सेवरल क्वेश्चंस, इसमें XYZ करके वो आपसे लोकेशन पूछ सकते हैं, आपसे जो एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उनको लेकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल इन दिस पर्टिकुलर इशू. ओके नाउ ऑयल स्पिल थ्रेटन्स द इकोलॉजी ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मॉरिशस एंड द मराइन लाइफ इन द इंडियन ओशन. It endangers the already endangered coral reefs. ये देखिए coral reefs के बारे में मैंने बताया है. Sea grasses in the shallow waters, mangroves. Does anyone know what is the meaning of mangrove? Mangrove क्या होता है? If you can tell me, what is mangrove? What is mangrove? Mangrove forest होते हैं. You must have read about the mangrove forest. If you have read about the Sundarban Delta, then you must have read about the mangrove forest. Mangroves are basically very dense trees which have their roots submerged in water. ठीक है, सो ये वो घने डेंसिटी वाले या कैनोपी वाले ट्रीज होते हैं. Their roots are submerged in water. Okay, so especially in Sundarban region you will find such trees, such forest, and the fishes and the other aquatic fauna. ओके नाउ कोरल रीफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहती हूं आप लोग ध्यान रखिएगा. पलाऊ वॉज द आइलैंड कंट्री जिसने सनस्क्रीन लोशन जो कि जिसमें SPF यूज होता है उसको बैन किया हुआ है, बिकॉज इट इज नोन टू कॉज द ब्लीचिंग ऑफ द कोरल रीफ. दे गेट डिसकलर एंड एज आई हैव टोल्ड यू द कोरल रीफ, दीज आर द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर ऑल द मराइन क्रिएचर्स, फॉर द फिशेस एंड अदर aquatic creatures, ठीक है, aquatic animals. अब इस ऑयल स्पिल की वजह से some key wildlife they have also been at risk, जैसे कि giant tortoise, endangered green turtle and critically endangered pink pigeon. तो यहां पर सुब्रत ये क्वेश्चन पूछा जा सका कि भैया मॉरिशस में जो ऑयल हुआ उसकी वजह से कौन कौन से ऐसे स्पीशीज थे जो एंडेंजर्ड हो गए. ठीक है, सो यू डू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस स्पीशीज, जैसे कि जाइंट टॉर्टॉइस, ओके, पिंक टर्टल, सॉरी ग्रीन टर्टल एंड पिंक पिजन. नाउ दिस पिंक पिजन is a species of the pigeon which is endemic to the Mascarene Island of Mauritius. Okay, now do remember one point here. If you have heard about the IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. IUCN जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दिस इज अ बॉडी दैट मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्पीशीज अक्रॉस द वर्ल्ड, कि किस तरह की स्पीशीज का क्या स्टेटस है, राइट, प्रेजेंट सिनेरियो में उस स्पीशीज का क्या स्टेटस है, वेदर इट इज थ्रेटेंड बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस, वेदर इट इज एंडेंजर्ड, वेदर इट इज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट. तो इनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. व्हेन यू विल रीड द IUCN लिस्ट इन डिटेल, आप वहां पे देखेंगे कैटेगरीज होती हैं अलग अलग. ठीक है, जैसे वनरेबल हो गया या थ्रेटेंड हो गया या एंडेंजर्ड हो गया या एक्सटिंक्ट हो गया. तो ये जो स्पीशीज होती है ना, दे आर कैटेगराइज्ड एज पर द IUCN लिस्ट. इसको कहा जाता है IUCN रेड लिस्ट. We'll discuss this list later on. Okay, तो अभी याद रखिए जो 3 स्पीशीज मैंने आपको बताए ये पूछे जा सकते हैं आपसे. फिर अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन 2001, द ओनर्स ऑफ द वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय द ऑयल लीक्स. अगर इस तरह का कोई ऑयल लीक होता है तो किसकी जवाबदारी होगी? हु इज गोइंग टू पे द कंपनसेशन? जिसको नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेशन कौन पे करेगा? द ओनर ऑफ द वेसल. Owner of the vessel. So in this case the owner is that Japanese company. ठीक है, because the ship MV Wakashio this belonged to the Japanese firm, Japanese company. और ये जो Japanese company थी ना, this was registered in Panama. Now Panama, this is the Central American country. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में आपको ये छोटा सा कंट्री मिलेगा पनामा. सो दिस जापानीज शिपिंग कंपनी वॉज रजिस्टर्ड इन पनामा. रजिस्ट्रेशन पनामा का है, कंपनी जापान की है, और इसका जो शिप था MV वकाशियो, इसका एक्सीडेंट हुआ है साउथ ईस्टर्न पार्ट मॉरिशियस में. सो दिस कंपनी इज देन लायबल टू पे द कंपनसेशन टू गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस, क्योंकि इनकी वजह से ये ऑयल स्पिल हुआ है. अब ये जो कन्वेंशन साइन किया गया था ना, सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन, दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बंकर कन्वेंशन. सो अगेन
This is the point when you can expect the question, what is bunker convention? अब ये जो bunker convention है, this came into force on 21st of November 2008. ये कन्वेंशन साइन हुआ था 2001 में और एनफोर्स का मतलब लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था इन ईयर 2008 एंड दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so second important point where you can expect a question regarding the bunker convention. Okay, so आपको याद रखना है that this is administered by International Maritime Organization. This convention was adopted to ensure that adequate, prompt and effective compensation is available to persons who suffer damage caused by spill of oils when carried as fuel in ship bunkers. Okay. Convention applies to damage caused on the territory, including the territorial sea, in the exclusive economic zone of state parties. Bunker Convention provides a freestanding instrument covering pollution damage only. Pollution damage ही compensate करता है. अच्छा, एक चीज और, territorial waters and exclusive economic zone. This also I think I have already discussed with you all, but again let us quickly revise. किसी भी देश की अगर ये कोस्टल बाउंड्री है, if this is a coastline of any country, so if that country is surrounded by water, so obviously this is the coastline of that country, the distance of up to 12 nautical mile कोस्ट लाइन से जो आसपास का सराउंडिंग वाटर्स है उसमें 12 nautical miles तक का जो डिस्टेंस होता है, where 1 nautical mile is around 1.85 kilometers. Okay, so from the coastline, the distance of 12 nautical mile, it is called as the territorial water. ये मैं वापस आपको बता रही हूं so that you can quickly revise this fact, territorial waters. Okay? इसके आगे और from 12 nautical mile to further 12 nautical miles. That means from the baseline, from the coastline, the distance of 24 nautical mile. This is called as the contiguous zone. This is called as the contiguous zone. Okay, and from the baseline or from the coastline, the distance of 200 nautical miles, this is called as the exclusive economic zone of that country. Okay, so what is the meaning of exclusive economic zone? Whatever resources, everything which is found under the exclusive economic zone under 200 nautical mile of distance, that resource would belong to the country itself. ओके, तो चाहे वहां पर कोई ऑयल रिजर्व्स मिले, ऑयल के जो ह्यूज रिजर्व्स होते हैं, ऑयल वेल्स होते हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व्स होते हैं इन द ओशनिक बेड, सो वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल अप टू द डिस्टेंस ऑफ 200 nautical mile, दैट वुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर कंट्री. तो ये कन्वेंशन भी इस बारे में बात कर रहा है कि भाई जिसके द्वारा डैमेज हुआ है, दैट कंपनी इज गोइंग टू बी हेल्ड लायबल एंड दे हैव टू पे द कंपनसेशन, बट दे आर गोइंग टू पे कंपनसेशन फॉर पॉल्यूशन डैमेज. नाउ व्हाट डिफाइंस पॉल्यूशन डैमेज? पॉल्यूशन डैमेज में क्या क्या आता है? लॉस और डैमेज विच इज कॉज्ड आउटसाइड द शिप बाय कंटामिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एस्केप और डिस्चार्ज ऑफ द बंकर ऑयल फ्रॉम द शिप. तो इतना ह्यूज लेवल पर जो ऑयल स्पिल हुआ है, इसको क्लीन करने के लिए जितना खर्चा आएगा, सो दैट वुड कम अंडर द पॉल्यूशन डैमेज. कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स एंड फर्दर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द प्रिवेंटिव मेजर्स. तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स सरकार को लेने पड़ेंगे उसके लिए भी दिस कंपनी इज गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड दे विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं दुनिया के सबसे बड़े अब तक के जो ऑयल स्पिल्स हुए हैं उनके बारे में मैंने बताया है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल स्पिल इंक्लूड द पर्शियन गल्फ war oil spill of 1991. If you remember Persian Gulf, the Persian Gulf which is surrounded by the Gulf countries, and 2010 Deepwater Horizon oil spill that is in the Gulf of Mexico. So do remember these two examples. Okay. अब हम करंट सिनेरियो पे बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रैजिक एपिसोड हुआ, मॉरिशस की गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी वहां पर इम्पोज कर दिया, उसको लेकर पीपल वेर नॉट वेरी हैप्पी कि इतना बड़ा डिजास्टर जो हुआ है और हमारी सरकार जो है इस ऑयल स्पिल को क्लीन नहीं कर पा रही है, एंड दिस हैज रिजल्टेड इनटू एनवायरमेंटल डैमेज. पॉल्यूशन बहुत हो गया है. सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे हैव मार्च थ्रू द मॉरिशियन कैपिटल पोर्ट लुइस. पोर्ट लुइस कैपिटल है मॉरिशस का. कई हजारों लोग मॉरिशियस में पोर्ट लुइस पर सड़कों पर आ गए. इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक दे वर ऑन रोड, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अथॉरिटीज. क्यों? क्योंकि इस ऑयल स्पिल की वजह से 39 डेड डॉल्फिन्स वर डिस्कवर्ड. ऑलरेडी मैंने कहा था ऑयल स्पिल की वजह से मराइन लाइफ डिस्टर्ब होगी, मेनी फिशेज वुड डाई. सो 39 डॉल्फिन्स आर ऑलरेडी डेड, जिसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं.
Many called for the government to resign and they had their t-shirts with the inscription, I love my country, I am ashamed of my government. इस तरह के slogans लोग लिखे हुए थे, black t-shirts पहने हुए थे, protest कर रहे थे. Because I've told you Mauritius is mainly dependent on its seafood and also their tourism. Okay, spill threatens to permanently destroy the ecotourism. तो ये बहुत ही बड़ी बात है मॉरिशस जैसे छोटे आइलैंड देश के लिए जिसकी इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म पे डिपेंडेंट है. सो इवन इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू समहाउ कंट्रोल द ऑयल स्पिल और वापस भी अगर वो करने की कोशिश करती है सारी चीजें नॉर्मलाइज, सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, राइट. सो मीनवाइल द पीपल हु आर लिविंग इन द कोस्टल एरियाज हु आर डिपेंडेंट फॉर देयर लाइवलीहुड ऑन द सी वाटर्स एंड सी फूड, इनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है. सो दैट्स व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग. ओके, तो ये है, दिस इज द एंटायर इशू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज इंडिया पुल्स आउट ऑफ कैफ-कैस 2020. इंडिया कैफ-कैस नाम की मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज से बैक ऑफ कर चुका है. सो डू रिमेंबर, ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है. नाउ व्हेन आई से द वर्ड मिलिट्री, जब मैं आपसे मिलिट्री बोलती हूं तो हमारी 3 फोर्सेस है. देयर आर 3 फोर्सेस. ठीक है, देर आर ट्राई सर्विसेज, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ओके, सो दिस कैफ-कैस एक्सरसाइज वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020 में ये होने वाली थी. रशिया के सर्दर्न पार्ट में एक जगह है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वहां पर होने वाली थी. बट इंडिया ने इस एक्सरसाइज से बैक ऑफ कर लिया है. So you can expect a question from here as well कि what are the reasons कि क्यों इंडिया ने इतनी important multinational exercise से withdraw किया है. So recently we also discussed about the S-400 missile defense system. जब हमने बात की थी if India is going to buy the S-400 weapon defense system, तो फिर क्यों हम रशिया के साथ ये मिलकर military drill, military exercise नहीं कर रहे हैं. Okay, so let us go back into the details. India has withdrawn from CAF-CAS 2020, which is the multinational matlab it is not just about India and Russia. Several countries are going to participate in this exercise. It was going to be held in Russia in September. India stated that due to logistics difficulties, क्योंकि भैया पैंडेमिक की सिचुएशन है और हमारी तरफ से इतने सारे आर्मी पर्सनल्स नहीं जा पाएंगे रशिया, प्लस हमारी जो वेपन्स हैं, आर्टिलरी है, विच आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, सो इट वुड बी लॉजिस्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू कैरी एवरीथिंग ओवर देयर. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ दिस टाइम. अब लोग स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आप सभी लोग वाकिफ हैं कि इस वक्त इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है. एंड नॉट जस्ट नाउ, दिस स्टैंड ऑफ हैज बीन इन द न्यूज सिंस मे. ठीक है, तो May 5 तब से गलवान वैली इशू हुआ, उसके बाद पैंगोंग लेक इशू हुआ, उसके बाद अब काला टॉप इशू हुआ. सो अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दोज इश्यूज इन टुडेज क्लास एज वेल. सो ये जितने इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है, सो कई लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं इट इज बिकॉज चाइना इज ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कैफ-कैस 20. इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू गो ऑन अ म्यूचुअल प्लेटफॉर्म विद चाइना. तो इसी वजह से इंडिया जो है चाइना के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आके पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, सो अदर पॉसिबल रीजंस कैन बी पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज, टर्किश एंड पाकिस्तानी ट्रूप्स. ऑब्वियसली टर्की हैज बीन मेजर क्रिटिक ऑफ इंडिया एंड बहुत सारे अभी ऐसे इश्यूज हैं जहां पे जो टर्की है जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे. The standoff at line of actual control. Now I hope you all are aware of line of actual control. मैं बता देती हूँ फटाफट. This is the rough map of Kashmir. Okay, इस तरफ तो हम पहले ड्रॉप करते थे, ये पहले वाला बता रही हूँ. This was the area which was occupied by Pakistan, जिसको POK बोलते थे. This is the area which is occupied by China, जिसको हम COK बोलते हैं या अक्साई चिन बोलते हैं. ठीक है, so the line which separate Indian Kashmir with the Aksai Chin area or China's occupied Kashmir, this line is called as line of actual control. Okay, and this line is LOC. याद रखना, इंडिया और POK को जो लाइन अलग करती है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी. और ये जो लाइन है विच सेपरेट्स इंडियन कश्मीर विद द चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन एरिया, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ओके, so don't be confused. So standoff at the line of actual control with China has been ongoing since May 2020 and several round of talks for disengagements have failed to end the impasse.
ब्रिगेडियर जनरल लेवल पर जो बातें चल रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, मतलब हाईएस्ट रैंकिंग इन मिलिट्री ऑफिसर जो है उनके बीच में, उस लेवल पर इंडिया और चाइना की बातें चल रही हैं फॉर डिसएंगेजमेंट, ठीक है, कि स्टैंड ऑफ को खत्म करते हैं, पर अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं मिल पाया है। इसी वजह से इंडिया जो है इट्स नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट ऑन वन प्लेटफॉर्म विद चाइना। ऑल्सो एक और दूसरा रीजन जो स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि जॉर्जिया से कुछ रीजन्स अलग हुए थे जिनका नाम है अबखाजिया एंड साउथ ओसेटिया। Now these were the regions which were previously part of Georgia, लेकिन हम उनसे अलग हो गए हैं, but they are only recognized by Russia and few other countries. So इन regions के बारे में अभी इंडिया का कोई भी ऐसा व्यू पॉइंट नहीं है। इंडिया हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड these areas, ठीक है, आउट ऑफ जॉर्जिया। सो दिस इज अनदर रीजन कि भाई ये सारे रीजन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको अभी तक इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो हम एक प्लेटफॉर्म पर आके इन सारी कंट्रीज के साथ कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? हम अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज इन सारे एरियाज के साथ कैसे कर सकते हैं जबकि हमने इन्हें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज अभी नहीं किया है? क्योंकि अगर इंडिया ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया तो ये इंप्रेशन क्या चला जाएगा कि नाउ दीज रीजन्स आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया। तो ये भी एक रीजन जो है जो एक्सपर्ट्स स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि दिस माइट बी द रीजन। नाउ कमिंग बैक टू कैफकास को कॉकसस 2020 भी कहा जा रहा है, ठीक है। इट इज द स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज ऑल्सो नोन एज कॉकसस 2020। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने बताया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज की यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं। इट इज पार्ट ऑफ 4-year एक्सरसाइज साइकिल ऑफ रशियन आर्मी। प्रीवियस एडिशंस ऑफ एक्सरसाइजेस वे हेल्ड इन 2012 एंड 2016, ठीक है। 2020 में ये होने वाला था अस्ट्राखान प्रोविंस ऑफ सर्दर्न रशिया, जिसको इंडिया ने अब बैक ऑफ कर लिया है। इस एक्सरसाइज में जो मैंने बोला जॉर्जियन टेरिटरीज जो हैं, ठीक है, चाइना हो गया, टर्की हो गया, ये सब तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, बट मेंबर्स ऑफ SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन and other Central Asian countries, these countries are also going to participate. Now the question is, what is Shanghai Cooperation Organization? देखिए, Shanghai Cooperation Organization, this is a type of military organization, military alliance है, ठीक है, मिलिट्री अलायंस है कुछ नियर बाय कंट्रीज का। इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज आते हैं। तो राइट नाउ इट हैज टोटल 8 मेंबर्स, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। 1996 में 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, मिलिट्री अलायंस बनाया था, जिसका नाम था शंघाई 5। So Shanghai, you know, Shanghai is a city in China, one of the commercial capitals of China. So in 1996, 5 countries they established this military group कि भाई मिलिट्री का अलायंस का मतलब क्या होता है? वेरी सिमिलर टू नेटो, कि यदि हमारे ऊपर किसी बाहर के देश ने अटैक किया सो ऑल 5 ऑफ अस विल रिस्पॉन्ड, हम पांचों मिलकर इस पर रिएक्ट करेंगे। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द मिलिट्री अलायंस। तो शंघाई 5 में जाहिर सी बात है 5 देश आते थे, जिसमें था चाइना, रशिया एंड देन देयर वेर यूरेशियन कंट्रीज। यूरेशियन मतलब ऐसे देश जो आधे यूरोप और आधे एशिया में आते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम चाइना, रशिया, देयर वाज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चेंज होता है। 2001 में 1 मोर कंट्री वाज एडेड एंड दैट वाज उज्बेकिस्तान। तो इसमें टोटल 6 कंट्रीज हो जाते हैं। तो अब इसका नाम रखा जाता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन 1996 में 5 देश, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये मिलकर बनाते हैं शंघाई 5। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ जाता है एंड दिस ग्रुप इज नाउ कॉल्ड एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हो गए टोटल 6। इसके बाद बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान भी दे आर वेरी क्लोज टू दीज यूरेशियन कंट्रीज, इसके बाद 2017 में, इन ईयर 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों ही कंट्रीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। अब बोलोगे मैम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कैसे ज्वाइन कर लिया? एक्चुअली इंडिया वाज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग बिकॉज इट वाज अ मिलिट्री अलायंस ऑफ रशिया इन्वॉल्विंग रशिया एंड अदर कंट्रीज, लेकिन चाइना सेड कि इंडिया को तभी हम ज्वाइन करने देंगे इफ पाकिस्तान इज आल्सो ज्वाइनिंग। सो बोथ दीज कंट्रीज बिकेम मेंबर ऑफ SCO। सो आज की डेट में इसमें टोटल 8 मेंबर हैं, ठीक है। तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, जितने भी आप करंट अपडेट्स पढ़ रहे हैं, यू आर ऑल रीडिंग अबाउट SCO। आई नो आपने डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, अभी मैं उस पर बात करूंगी। सो
all the member countries of SCO are going to participate. तो याद रखना, India being a member of SCO has opted out of CAFCAS 2020. So again we will read everything in detail about SCO when we will discuss the international organizations. Okay, आगे लेटेस्ट अपडेट है 3rd September को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, ही वेंट टू रशिया, ही लेफ्ट फॉर मॉस्को टू अटेंड अ क्रूशियल मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. डिफेंस मिनिस्टर लेवल की मीटिंग थी, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए. बिसाइड अटेंडिंग द SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ही विल ऑल्सो मीट द रशियन काउंटर पार्ट, जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, दैट इज सर्गी शोइगु, एंड सेवरल अदर टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स विद एन एम टू एक्सपीडिएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेवरल डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम. आपने पढ़ा था ना, हमने डिस्कस किया था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो जितनी भी डिफेंस डील्स हैं अभी इंडिया और रशिया के बीच में, क्योंकि हमें अभी हमारे कंसाइनमेंट्स आने हैं, रशिया इज गोइंग टू डिलीवर अस दी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राइट, तो उसके बारे में भी यहां पर जाके बात होगी. ओके, तो दिस इज द टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी, देन यू कैन आस्क. प्लीज गो अहेड. द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज इंडिया चाइना recent standoffs. As I've told you that we are going to talk about all the conflicts which has happened lately between India and China, तो हम उनके बारे में बात करेंगे. So again we are reading a new update, okay, that लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में there is a region called as a काला टॉप and ब्लैक टॉप, और उसको लेकर अभी इंडिया और चाइना में दोबारा से कंफ्लिक्ट हुई है. The situation on the southern bank of the Pangong Lake area in the eastern Ladakh remains tense following the renewed tensions between India and China at the line of actual control. Okay, तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम से आपको कुछ चीजें समझाती हूँ ताकि आपको ये बेहतर समझ में आएगा. ओके, थैंक यू, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू. ओके, सो आई एम अगेन ड्रॉइंग अ वेरी रफ मैप ऑफ कश्मीर ओवर हियर. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि दिस लाइन इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LAC जो है 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, एंड इट एंडेड इन 1968, सो एंडेड विद प्लॉटिंग ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. पर अभी भी देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन टू कंट्री. LAC को लेकर बहुत कंफ्यूजन है. इंडिया साइड और चाइनीज साइड पे जो आर्मी है, इनकी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि भैया ये एरिया है, इसके बियॉन्ड वेस्ट में, ईस्ट में चाइना का कंट्रोल रहेगा और वेस्ट में इंडिया का कंट्रोल रहेगा. मतलब प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुआ है. हर एक इंपॉर्टेंट साइट का डिमार्केशन नहीं हुआ है LAC पर कि कौन सा देश का सीमा कहां तक है, कौन सी आर्मी का पोस्ट कहां तक है. ठीक है, सो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग LAC. ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दिस इज LAC. अच्छा, अब इसी LAC के बारे में हम बात करेंगे. मेजर पोर्शन जो है LAC का, दिस रन्स ऑन अ लैंड, बट एक साउथ में एक पोर्शन है LAC का, दिस रन्स इन बिटवीन अ लेक. Let me clearly draw it. A second. साउथ में सर्दर्न पार्ट में LAC का एक ऐसा एरिया है जहां पर इट इज रनिंग अक्रॉस अ लेक, एंड दिस लेक इज द वेरी फेमस पैंगोंग सो या पैंगोंग लेक. पैंगोंग सो, ठीक है, TSO जो है, सो इसको लेक कहा जाता है तिब्बती भाषा में. ठीक है, सो दिस इज द पैंगोंग लेक, और इसी लेक को लेकर काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों देशों में. ओके, हम इस लेक के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. सो जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज, इट हैज हैपेंड इन द सर्दर्न बैंक ऑफ द पैंगोंग लेक. इससे पहले जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, दिस वाज हैपनिंग इन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द पैंगोंग लेक. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर एरिया विच वॉज इन न्यूज वॉज हियर, दैट वॉज रिगार्डिंग द गलवान वैली. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट जो है, दिस इज हैपनिंग सिंस May 2020. 5th of May 2020 को इस कन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है. हम आगे बढ़ते हैं, एंड दिस कन्फ्लिक्ट बेसिकली हैपेंस इन द गलवान वैली रीजन. सो व्हाट इज दिस गलवान वैली? अब आप देखोगे यहां से आती है ये गलवान रिवर. इन दिस पिक्चर यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इज द गलवान रिवर, ये जो बह रही है. ओके, एंड ये जो रेड लाइन दिख रही है, दिस इज द LAC, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. हियर दिस इज द गलवान रिवर. ओके, गलवान की एक ट्रिब्यूटरी है, दिस इज द शयोक. ओके, और गलवान, इस रिवर के जो दोनों तरफ जो बैंक होते हैं, यू नो दैट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर देयर आर टू एम्बैंकमेंट्स, ईस्टर्न और द वेस्टर्न और द नॉर्दर्न सर्दर्न, जो भी आप बोलो. तो जो इस तरफ का वेस्टर्न बैंक है, यहां पर जो लैंड एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज अ वैली.
आपको पता है ना कि ये जो वी शेप डिप्रेशन होता है जिसके बीच में से रिवर बहती है, इसको रिवर वैली कहा जाता है या रिफ्ट वैली कहा जाता है. सो दिस एम्बैंकमेंट ऑन द वेस्टर्न साइड, दिस इज कॉल्ड एज अ गलवान वैली रीजन. अब क्या हुआ, बहुत समय से पैरेलल टू दिस गलवान वैली इंडिया वाज कंस्ट्रक्टिंग वन रोड. ठीक है, और इस रोड का नाम है दारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड. सो इट इज कॉल्ड एज दारबुक शायोक DBO रोड. ठीक है, सो सिंस वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया वाज कंस्ट्रक्टिंग दारबुक शायोक. दीज आर द टू विलेजेस, ठीक है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में आते हैं. एंड दिस रोड इज कनेक्टिंग दीज टू विलेजेस इन ले एंड अप टू द DBO विच इज द बेस पॉइंट ऑफ द लास्ट बेस पॉइंट ऑफ द इंडियन मिलिट्री और इंडियन आर्मी. So this Darbuk Shayok DBO road is constructed very parallel to this Galwan Valley. यहीं पर इंडिया जो है इस रोड को बना रहा था. ठीक है, और पिछले साल इस रोड का काम काफी जोरों शोरों से चला. So connectivity, this road is going to give connectivity to the Leh up to Karakoram Pass, जो इंडिया का लास्ट मिलिट्री आउटपोस्ट है जहां पर. ठीक है, so ये जो डिस्टेंस था फ्रॉम लेह अप टू काराकोरम पास, दिस यूज्ड टू टेक बिफोर द रोड वाज कंस्ट्रक्टेड, दिस डिस्टेंस वाज कवर्ड इन अराउंड 2 days. प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, तो जो हमारे सोल्जर्स हैं जिनको लास्ट आउटपोस्ट तक पहुंचना रहता था टिल काराकोरम पास, सो दे हैव टू ट्रैवल फॉर ऑलमोस्ट 2 days. But because of the construction of this road, which is called as Darbuk Shayok DBO road, this 2 days journey has been reduced to just 6 hours of journey. ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि लद्दाख जहां पर इतना ज्यादा रफ टेरेन है, सारे माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो वहां पर अगर प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी होगी हमारी आर्मी के पास, सो इट वुड बी वेरी इजी टू प्रोवाइड ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द रिसोर्सेज टू अवर आर्मी पर्सनल्स, राइट. तो इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले शुरू हुआ था मई 2020 में, बिकॉज 2019 से इस रोड का काम काफी जोरों शोरों से कंप्लीट मतलब होने लगा था एंड इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो ऑलमोस्ट ये पूरी तरह से बनके वैसे तो तैयार है, बट पूरी तरह से ऑपरेशनल ये हो जाती. ठीक है, तो इसी रोड को लेके चाइना ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट करना शुरू किया. आप बोलोगे कि मैम इफ इट इज इन द इंडियन साइड ऑफ द LAC, इफ इट इज टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द LAC, तो फिर चाइना को क्या प्रॉब्लम है. देखो, ये LAC इस तरह से दिखा रहा है इंडिया. दिस मैप इज व्हाट इज इंडिया बिलीव दैट LAC यहां से रन करता है एंड द रोड इज वेरी मच कंस्ट्रक्टेड ऑन द इंडिया साइड. बट जैसा कि मैंने कहा कि देयर इज नो क्लैरिटी बिटवीन द 2 कंट्रीज कि LAC, देयर इज नो म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज कि LAC रन कहां से कर रहा है. तो चाइना का कहना है कि ये जो गलवान वैली है ना, दिस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय चाइना, और कई बार चाइना की जो सोल्जर्स है वो आके इस रीजन की पेट्रोलिंग भी कर चुके हैं. ठीक है, सो देश है कि ये जो रोड है ये बिल्कुल लीगली नहीं जस्टिफाई करता और इंडिया इस रोड को बना नहीं सकता, इंडिया इसको क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. लेकिन इंडिया ने ये रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो चाइना को ये भी डर लगता है कि अगर अभी तक इंडिया के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉपर रोड्स नहीं थे इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में, लेकिन अब अगर इंडिया के पास प्रॉपर रोड्स होंगे सो दे कैन एनी टाइम स्टैंड अगेंस्ट चाइना, और वो बराबरी की टक्कर चाइना को दे सकते हैं इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इन द फ्यूचर, राइट. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी फ्रॉम ले अप टू काराकोरम, जहां पे इंडिया का लास्ट मिलिट्री आउटपोस्ट है, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर इंडियंस टू रीच अप टू काराकोरम पास. और फिर वहां से सियाचिन का रास्ता भी है, राइट, द सियाचिन ग्लेशियर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो एन एनी टाइम दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड अ मच ग्रेटर बेनिफिट, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो जाती है इंडिया के लिए इसकी. ठीक है, वही चीज यहां पे मैंने लिखी हुई है कि गलवान रिवर is the highest ridge line and it allows the Chinese to dominate the Shayok route passes, which is very close to river. Now, it lies along the western sector of the LAC and close to Aksai Chin, a disputed area claimed by India, but it is controlled by China. जैसे कि मैंने कहा कि कई बार चाइनीज सोल्जर आके इस गलवान वैली में पेट्रोलिंग करते थे, but since no boundary was demarcated, so India believes that it is in the western part of the LAC. India is trying to construct a feeder road emanating from Darbuk Shayok village, Daulat Beg Oldi road. ये DSDBO रोड के ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द रोड रन्स अलोंग द शयोक रिवर एंड इज मोस्ट क्रिटिकल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लोज टू LAC. सो अब 15 जून के आसपास की ये बात है, 15th of June, तब इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में कन्फ्लिक्ट होता है. ठीक है, इंडिया की तरफ से 20 सोल्जर्स वेयर
killed by China, मतलब ये हमारे 20 जवान शहीद हो गए. And in response, India believes that India claims that around 43 Chinese soldiers, they were also injured or either killed in the conflict. ठीक है, तो हालांकि चाइना की तरफ से अभी ऐसा कोई फिगर उन्होंने रिलीज नहीं किया था कि हमारे इतने जवान शहीद हुए, बट इंडिया की तरफ से 20 सोल्जर्स वे मार्टेड इन द कन्फ्लिक्ट विच हैपेंड ऑन 15th and 16th of June. तो ये जो कन्फ्लिक्ट है इसकी शुरुआत होती है गलवान वैली से. अब ये कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है ऑन द पैंगोंग लेक विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू. ठीक है, मैंने आपको मैप ड्रॉ करके बताया था, LAC बताया था कि यहां पर आता है गलवान वैली इशू जो 15 जून को कन्फ्लिक्ट होता है जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स वे मार्टेड. एंड देन in the southern part of LAC we have the Pangong Lake. So this is the area of the Pangong Lake. आप देखिए अब इस लेक को लेके क्या प्रॉब्लम है. इस लेक के दो बैंक्स हैं. नॉर्दर्न एरिया में दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न बैंक और साउथ में आप देखेंगे दिस इज द सर्दर्न बैंक. लेक के ऑब्वियसली दो किनारे होते हैं ना, नॉर्दर्न एंड सर्दर्न. दीज आर द टू बैंक्स. आप ये जो प्रोजेक्शंस देख रहे हैं यहां पर, इन प्रोजेक्शंस को कहा जाता है फिंगर्स. दीज प्रोजेक्शंस आर आइदर कॉल्ड एज स्पर्स और दे आर कॉल्ड एज फिंगर्स. तो इनको कोई प्रॉपर नेमिंग नहीं दिया गया है, बट इंडिया हैज बीन कॉलिंग देम एज फिंगर्स. सो दीज फिंगर्स विल नंबर्ड, जैसे कि फिंगर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. सो ऐसा बिलीव करते हैं कि ऑन द नॉर्दर्न बैंक दे वर अराउंड 8 फिंगर्स. ठीक है, नाउ व्हाट इंडिया बिलीव इज, इंडिया सेज दैट LAC रन्स आफ्टर फिंगर नंबर 8. जो LAC है वो फिंगर नंबर 8 के बाद से जाता है. ठीक है, एंड इंडिया जो अभी तक अपना पोस्ट बना के रखा था दैट वाज टिल फिंगर नंबर 4. इंडिया वाज कंप्लीटली पेट्रोलिंग टिल फिंगर नंबर 4 और इसके आगे इंडिया बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था. ठीक है, चाइना का कहना है कि LAC डजंट रन बियॉन्ड फिंगर नंबर 8. इनफैक्ट चाइना फिंगर नंबर 4 के पास तक अपना पेट्रोलिंग कर चुका है. इनफैक्ट आगे बढ़कर फिंगर नंबर 2 तक पेट्रोलिंग कर चुका है. सो आप देख रहे हैं हियर ऑल्सो दे आर नॉट क्लियर. बोथ द कंट्रीज आर क्लेमिंग द फिंगर्स. इंडिया सेज दैट अवर आउटपोस्ट इज हियर till finger number 4. China claims that yes our outpost is here but they are also patrolling till finger number 2. तो चाइना बोलता है कि नहीं आपका यहां तक आता है, हम फिंगर नंबर 2 तक क्लेम करेंगे. ठीक है, सो आप देखिए यहां पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस पूरे के पूरे लेक के फिंगर्स को लेके. जस्ट दिस सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर. India controls about 45 kilometers stretch of Pangong Tso or the Pangong Lake and China controls the rest. Okay, in the next slide you can read. India has maintained that LAC passes through finger 8 which has been the site of final military post of China. इंडिया का कहना है कि फिंगर नंबर 8 तक इंडिया के कंट्रोल में है रीजन और उसके बाद आपका चाइनीज पोस्ट होना चाहिए. And India has been patrolling the area mostly on foot because of the nature of the terrain. As I've told you that there is no proper road, no proper connectivity. So they have their outpost till finger number 4 but they have been patrolling on foot till finger number 8. चाइना का अलग वर्जन है. चाइना कहता है कि हमारा जो है कंट्रोल, हम फिंगर नंबर 2 तक पेट्रोलिंग करते हैं, हालांकि उनका जो पोस्ट बना हुआ है वो भी फिंगर 4 पर ही बना हुआ है. Now this lake is very very important for both the countries and it is very close to Chushul Valley. आप देखेंगे कि लेक के सर्दर्न बैंक के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली है दैट इज चुसुल वैली विच इज वन ऑफ द बैटल फ्रंट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ड्यूरिंग 1962 वॉर. और इसी वैली में 1962 वॉर भी हुआ था. ठीक है, एंड दिस इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 14,000 फीट. द पैंगोंग लेक टोटल जो लेंथ है लेक की 135 किलोमीटर्स है जिसमें से 45 किलोमीटर्स इंडिया कंट्रोल कर रहा है और बाकी का जो है वो चाइना कंट्रोल कर रहा है. तो आप बोलोगे मैम ये तो हो गया पैंगोंग लेक के बारे में कि दोनों देश जो है यहाँ पर अपनी अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं. तो रीसेंट क्या हुआ है, अभी तक नॉर्दर्न बैंक में जो भी हो रहा था अब ये सर्दर्न बैंक में शुरू हो गया. फिंगर नंबर 4 के अक्रॉस सर्दर्न बैंक में यहां इस तरफ देयर वाज वन हिल टॉप, देयर वाज वन हिली एरिया एंड दिस हिली एरिया वाज कॉल्ड एज काला टॉप बाय इंडिया. इंडिया इसको काला टॉप बोलता था. याद रखना फिंगर नंबर 4 के अक्रॉस सर्दर्न बैंक में एक हिली एरिया था, ठीक है, जिसको काला टॉप या ब्लैक टॉप बोलते थे. ओके, तो चाइना ने क्या किया था, इस काला टॉप या ब्लैक टॉप की हिल एरिया के ऊपर जाकर अपने सर्विलियंस कैमरास लगा दिए थे. एंड अगर इतनी हाइट पर चाइना ने अपने सर्विलियंस कैमरास लगाए सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू मॉनिटर ऑल द मूवमेंट्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस. राइट, सर्दर्न बैंक में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं इंडियन फोर्सेस के वो सारा कुछ वो सर्विलियंस कैमरा से मॉनिटर कर सकते हैं. तो हमारे इंडियन सोर्सेस को ये खबर मिली कि 29th और
30th अगस्त की रात के बीच में, मतलब 29th अगस्त की रात को चाइना इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द काला टॉप कंप्लीटली। चाइना वहां पर अपना एक परमानेंट बेस बनाने वाला है, अपना एक आउटपोस्ट बनाने वाला है। तो इससे पहले कि चाइना कुछ एक्शन लेता, इंडिया ने जाकर काला टॉप को कैप्चर कर लिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। वहां पर लगे हुए जो चाइनीज सर्विलियंस कैमरास थे, इक्विपमेंट्स थे, उनको सबको हटा दिया। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, अगले दिन 31 अगस्त को इस पूरे मैटर पे रिएक्ट किया एंड चाइनीज सोल्जर्स अगेन ट्राइड टू गेट द कंट्रोल ऑफ काला टॉप, बट हमारे इंडियन सोल्जर्स उसको कंट्रोल करने में सक्षम हो गए। उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को बैक ऑफ कर दिया एंड सिंस देन इंडिया इज नाउ कंट्रोलिंग द काला टॉप रीजन। ओके, सो जो पैंगोंग लेक में जो कंफ्लिक्ट चल रहा था, दिस वाज रिगार्डिंग द फिंगर्स, कंट्रोल ऑफ फिंगर्स इन द नॉर्दर्न बैंक, बट नाउ काला टॉप विच इज इन द सदर्न बैंक, ओके, दिस इज नाउ कंट्रोल्ड बाय इंडिया। सो दिस इज द लेटेस्ट स्टैंड ऑफ। अब जैसे ही इंडिया ने काला टॉप को कैप्चर किया, चाइनीज कैमरास वहां से हटा दिए, चाइना की तरफ से फायरिंग रेंज में उन्होंने अपना एक टैंक जो था वो सामने स्टेशन कर दिया, जिसके रिस्पांस में इंडिया की तरफ से भी जो टैंक होते हैं, बैटल टैंक्स, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। सो अभी दोनों ही देशों ने, ठीक है, एक दूसरे की फायरिंग रेंज में टैंक्स डिप्लॉय कर रखे हैं। दे आर यूजिंग लाइट एंड हैवी ड्यूटी टैंक्स, बोथ टाइप ऑफ टैंक्स। इसके बीच में, इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल और ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। ठीक है, तो दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे के खिलाफ टैंक्स को तैनात कर दिया है। अगर ये सिचुएशन डीएस्केलेट नहीं होता है, अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर के थ्रू, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, इफ बोथ द कंट्रीज डोंट नॉर्मलाइज देयर रिलेशन, तो फिर ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकती है सिचुएशन, राइट। सो दिस इज द लेटेस्ट इशू। ये मैंने आपको बताया काला टॉप वाला कि स्पेशल ऑपरेशंस बटालियन मूव्ड इन द नाइट एंड ऑक्यूपाइड द हाइट नियर द एरिया वेयर चाइनीज ट्रूप्स आर कैम्प्ड because of dominant position which are held by India's Special Frontier Force at Kala Top and army units on the other adjoining height. Movement of Chinese tanks and machinery has been halted. Obviously, इंडिया इस वक्त हाइट पर है काला टॉप में, सो दे आर एबल टू प्रॉपरली हैव द सर्विलियंस और डू द पेट्रोलिंग मॉनिटरिंग ऑफ द चाइनीज मूवमेंट। उनको सारी चीजें वहां दिख रही हैं कि भाई चाइना ने भी जो टैंक है वो फायरिंग रेंज में तैनात किया हुआ है, इंडिया की तरफ से फायरिंग रेंज में टैंक तैनात किया हुआ है। सो दिस इज ऑल इज हैपनिंग इन द काला टॉप एरिया। और मैंने बताया बराबर में ही काला टॉप के जस्ट थोड़े नियर बाय में ही देयर इज अ वैली, चुसुल वैली, विच इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब से ये गलवान वैली इशू हो रहा है, इंडिया जो है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा है, प्रॉपर पेट्रोलिंग कर रहा है सारे के सारे बॉर्डर्स की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इवन द वाटर्स, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड एंड पेट्रोल्ड बाय इंडिया। ठीक है, इसको लेकर भी हम आगे बात करेंगे। तो ये रहा आपका पूरा इशू। तो आपको इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में अभी 3 चीजों पर आपका फोकस करना रहेगा। दैट इज गोइंग टू बी द गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट, then Pangong Lake, and third one that is the Kala Top region. तो ये चला आ रहा है, this is the ongoing dispute, और ये मई से from the month of May this has been in news, so you do have to read everything. Okay, so अब आपको अगर इसमें कोई confusion है तो पूछ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। If you have any query, any doubt, please keep on asking Arman. Okay, thank you. चलो आगे बढ़ते हैं। Fourth topic for the day, that is WHO certified African region फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो, नो डाउट। ओके, सो WHO के द्वारा सर्टिफाइड जो अफ्रीकन रीजन है, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है अबाउट पोलियो। कैन एनीवन टेल मी व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज पोलियो? इज इट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और अ पैरासिटिक इन्फेक्शन? पोलियो किस तरह का इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासिटिक? What type of infection it is? It is a viral infection, do remember, ठीक है? So polio is a viral infection. It is caused by polio virus. Now there are various varieties. There are mainly 3 wild varieties of the polio virus. Okay, and the infection which is caused by polio virus, the infection caused by polio virus is called as poliomyelitis. ओके, पोलियोमाइलाइटिस, याद रखिएगा इसको। सो अभी क्या हुआ है,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीकन रीजन, बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाइड एक अफ्रीकन रीजन है, उस अफ्रीकन रीजन को एक एजेंसी ने सर्टिफिकेट दिया है नाउ दैट दिस रीजन इज फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया WHO ने कौन कौन से रीजन्स को रिकॉग्नाइज किया है। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ WHO रीजन्स। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में टोटल 6 रीजन्स को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द रीजन्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड हियर। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द अफ्रीकन रीजन। So this is African regional organization. Second one is region of Americas. This is called as Pan American Health Organization. Then we have the Southeast Asia region जिसमें इंडिया आता है, Southeast Asia Regional Organization. European region जिसको हम यूरो कहते हैं, European Regional Organization. ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में जो देश हैं, ठीक है, वेस्ट एशिया हो गया या ईस्ट मेडिटेरेनियन, वो वाले कंट्रीज, एंड प्लस वेस्टर्न पैसिफिक, दिस इज वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो आप देखोगे दुनिया को जब आप व्हेन यू विल इमेजिन द वर्ल्ड मैप, ठीक है, वहां पर आप समझ पाओगे इन सारे रीजन्स को। पैसिफिक ओशन के वेस्ट में जो कंट्रीज आते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना, जापान, कोरिया, सो दीज कम अंडर द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारे कंट्रीज को 6 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, और इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो है इंडिया के बारे में, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी क्या हुआ है, एक एजेंसी है, इस एजेंसी का नाम है, या एक कमीशन समझ लो, इस कमीशन का नाम है अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन। ओके, सो दिस अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन, इन्होंने WHO के अफ्रीकन रीजन को, दिस रीजन अफ्रीकन रीजन AFRO, इसको सर्टिफाइड किया है कि नाउ दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो आफ्टर 4 years विदाउट अ केस। पिछले 4 सालों में इस अफ्रीकन रीजन में एक भी केस ऑब्जर्व नहीं किया गया है पोलियो का। इसी वजह से अफ्रीकन रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन ने अफ्रीकन रीजन को पोलियो से फ्री, कंप्लीटली फ्री ऑफ पोलियो डिक्लेयर किया है। विद दिस हिस्टोरिक माइलस्टोन, 5 out of the 6 WHO regions now they are कंप्लीटली फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो। WHO के द्वारा जो 6 रीजन्स डिफाइन किए गए हैं, उनमें से 5 रीजन्स जो हैं वो कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं पोलियो से। देयर इज ओनली 1 रीजन विच इज नाउ लेफ्ट टू बी डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो, ठीक है, और वो रीजन है आपका ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन। सो आई टेल यू अबाउट द फैक्ट्स ओवर हियर एज वेल कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में ऐसे कौन से देश हैं जो बच गए हैं जहां पर पोलियो के केस ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसकी वजह से दिस रीजन इज स्टिल not declared to be completely free of wild polio. Okay, so 5 regions of WHO that represent 90% of world's population, they are now free of wild polio virus, moving the world closer to achieving the global polio eradication. जो एक टारगेट है कि पूरी दुनिया से पोलियो को हटाना है, ठीक है, ये जो है अभी अचीव नहीं हुआ है बिकॉज देयर इज 1 रीजन लेफ्ट। कैसे ये सर्टिफिकेशन मिलता है, व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच एनी रीजन कुड बी डिक्लेयर्ड कंप्लीटली फ्री ऑफ पोलियो? ऑल कंट्रीज इन WHO रीजन। अब जैसे मैं एक पर्टिकुलर रीजन ले लूं, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया मेंबर है, ठीक है, फिर वहां पे सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, यू हैव म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं। सो ऑल द कंट्रीज इन दिस रीजन दे नीड टू have no case of wild polio for 3 consecutive years. एक रीजन में यदि किसी भी देश में पिछले 3 सालों में लगातार कोई भी केस नहीं है पोलियो का, only then that particular region can be declared as completely free of wild polio. That means no single country can be certified as polio free जब तक सारे देश फ्री नहीं होंगे उस रीजन के। Now 5 of the 6 regions except the eastern Mediterranean, which includes the 2 countries, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में ऐसे 2 देश हैं जहां पर अभी भी पोलियो के केस ऑब्जर्व किए गए हैं, एंड दैट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दे आर नॉट कंप्लीटली फ्री ऑफ पोलियो, इसी वजह से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन इज नॉट फ्री, ठीक है। तो ध्यान रखना, साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है ये 2014 में 2014 में इसको फ्री डिक्लेयर कर गया था, दैट नाउ इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो स्ट्रेन, जिसकी वजह से इंडिया वाज आल्सो ऑफिशियली फ्री ऑफ द वाइल्ड पोलियो इन 2014। तो ये तो बात हो गई कि भाई कौन किसको सर्टिफिकेशन दे रहा है एंड व्हाट आर द कंडीशंस कि किसी देश को फ्री डिक्लेयर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि
किस तरह के वैक्सीन अवेलेबल होते हैं? पोलियो के लिए अभी तक 2 तरह की वैक्सीन जो है ये अवेलेबल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। आई होप आप लोगों ने इन वैक्सीन के बारे में पहले भी पढ़ा है, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ वैक्सीन विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर पोलियो। वन इज कॉल्ड एज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसको कहा जाता है IPV। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो द इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जिसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। Now IPV is made up of inactivated polio virus. ये देखिए, this is the vaccine which contains only that part of the virus which is required for replication. मतलब laboratory conditions में इस वैक्सीन में पोलियो वायरस डाला जाता है, बट उस वायरस की सारी टेंडेंसी जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। Only one factor is left, that the virus has the capacity to multiply. आपने पढ़ा है ना कि जब भी हमारी बॉडी को कोई वायरस अफेक्ट करता है, so unless and until it replicates, it grows in a desired amount, उसके बाद ही वो अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, राइट? और जब कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी जनरेट करती है एंटीबॉडी। बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करती है, राइट? सो बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट फॉरेन एजेंट विच हैज एंटर्ड इन अवर बॉडी। सो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस में, इस इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में वायरस की सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर दिया जाता है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस में। सो दे हैव इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ओरल पोलियो वैक्सीन जो आपने पढ़ा है ओरल ड्रॉप्स के बारे में, 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को ओरल पोलियो ड्रॉप्स हमारे देश में दिए जाते हैं, राइट? यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो इसमें क्या अंतर है? ओरल पोलियो वैक्सीन कंटेन्स लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस, मतलब live vaccine contains whole virus particles whose virulence has been reduced in laboratory conditions. The tendency to cause harm to the body has been reduced. उसको attenuated कहा जाता है। attenuated मतलब this is a weakened virus जो बॉडी में किसी तरह का इंफेक्शन नहीं कर सकता। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इनएक्टिवेटेड वायरस रखा जाता है और इसमें लाइव वीकेंड या लाइव एटेन्यूएटेड वायरस रखा जाता है। इंडिया में ओरल पोलियो वैक्सीन भी कॉमनली यूज होते हैं एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दैट इज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आर ऑल्सो यूज्ड, राइट? और आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जो जितने हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि गवर्नमेंट चलाती है इंद्रधनुष मिशन, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, इंद्रधनुष योजना, ठीक है। सो इंद्रधनुष योजना के तहत गवर्नमेंट जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स मेंटेन करती है वहां पर गवर्नमेंट कंपलसरी ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल करती है, ताकि सारे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम की है सभी को ओरल पोलियो वैक्सीन मिल सके, ठीक है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इज बिट एक्सपेंसिव, सो दिस इज नॉट मैंडेटरी अंडर द इंद्रधनुष योजना, बट हाँ पेरेंट्स जो है वो वॉलंटरीली जाकर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी अपने बच्चों को लगवाते हैं इन प्राइवेट क्लिनिक्स। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका डू नॉट प्रेफर ओरल पोलियो वैक्सीन। अमेरिका प्रेफर ओनली द, या मोर डेवलप्ड कंट्रीज दे प्रेफर ओनली द इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। रीजन इज कि ओरल पोलियो वैक्सीन में कई बार रिवर्स केसेस देखने को मिलते हैं, रीऑकरेंस हो जाता है, ठीक है। द वायरस में स्टिल हैव द टेंडेंसी टू कॉज डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पोलियो वायरस जो होना वो अल्टीमेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द बॉडी गेट्स पैरालाइज्ड एंड देयर इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम्स, ठीक है। सो ये आपको मैंने बता दी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। देयर आर लाइव वैक्सीन्स व्हिच हैज द लाइव एटेन्यूएटेड वायरस इन दैट, एंड देन देयर आर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, ओके। अब हम आ जाते हैं पोलियो के स्ट्रेन्स के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सो यस यू डू हैव टू रीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। पोलियो के अभी तक 3 नोन वाइल्ड स्ट्रेन है एंड दे आर कॉल्ड एज वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, दिस इज कॉल्ड एज वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, then we have the WPV2 that is type 2, and then we have the WPV3 type 3। तो आप बोलोगे मैम इनमें से कौन कौन से इरेडिकेट हो गए, मतलब कौन कौन से वायरस के इन्फेक्शन को हमने कंट्रोल कर लिया है। सबसे पहले वाइल्ड पोलियो वायरस का टाइप 2 जो था, इसे पूरी तरह से कंप्लीट इरेडिकेट किया गया था 2015 में, ठीक है। द वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 दिस वाज कंप्लीटली इरेडिकेटेड इन 2015। उसके बाद जो टाइप 3 था, इसका लास्ट केस ऑब्जर्व किया गया था नाइजीरिया में 2012 में। तो अभी जो रिसेंट सर्टिफिकेशन मिला है ना WHO के अफ्रीकन रीजन को, दिस इज गिवन फॉर टाइप 3 वायरस। 2014 में भी जो इंडिया को सर्टिफिकेशन मिला था अंडर द साउथ ईस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस वाज गिवन फॉर द टाइप 3 वायरस। मतलब 3 स्ट्रेन्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3।
टाइप 1 is still in circulation, ये अभी completely eradicate नहीं हुआ है. टाइप 2 was completely eradicated. टाइप 3 में केवल एक रीजन रह गया है which has not been completely where the virus has not been completely eradicated, and that is the Eastern Mediterranean region, जिसमें दो देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान. वहां पर अभी भी केसेस हैं. कंडीशन क्या है कि लगातार 3 सालों तक यदि कोई भी केस नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रेन का, तो उस कंट्री को कंप्लीटली फ्री माना जाएगा फ्रॉम पोलियो. सो दैट्स इट. ये आपका इशू है रिगार्डिंग द पोलियो वायरस. अब इसी इशू में मैं आपको एक अपडेट और बता देती हूं. सिंस वी आर रीडिंग अबाउट द वैक्सीन्स, लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द स्पुतनिक 5. अब ये जो स्पुतनिक 5 है, ये रशिया ने डेवलप किया है. रशिया क्लेम दैट दे हैव मेड फर्स्ट वैक्सीन, रजिस्टर्ड वैक्सीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19. So I believe that you all must have read about the Sputnik 5 vaccine, that a very, the first country which has introduced the registered COVID-19 vaccine after human trials. तो रशिया के जो क्लेम थे, this claim has been questioned by several agencies across the world. क्योंकि जब भी कोई कंट्री कोई वैक्सीन डेवलप करती है ना, तो वैक्सीन को डेवलप करने के लिए कई सारे स्टेजेस होते हैं उसके क्लिनिकल ट्रायल के. ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 में कुछ वॉलंटरी, कुछ जो लोग वॉलंटियर करते हैं उनको दिया जाता है. फिर उसमें उसके इम्पैक्ट्स को नोटिस किया जाता है, वेदर इफ देयर इज एनी साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन और नॉट. सो इट इज मॉनिटर्ड फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम. फिर देन इट गोज टू द सेकेंड स्टेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, जहां पे कुछ ज्यादा लोगों को, ठीक है, वैक्सीन से इंजेक्ट किया जाता है. एंड देन दे आर ऑब्जर्व्ड अंडर द क्लिनिकल सिचुएशंस वेदर दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स और नॉट. और फिर आता है स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का, जिसमें ह्यूज या बोल सकते हो लार्ज क्वांटिटी इन थाउजेंड्स, अराउंड 40,000 50,000 पीपल देन दे आर इंजेक्टेड विद द वैक्सीन. और उसमें फिर मास लेवल पर ऑब्जर्व किया जाता है वेदर दैट कम्युनिटी इज डेवलपिंग इम्यूनिटी और नॉट. फिर वो आपने हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट पढ़ा होगा. ठीक है, जब मास नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ रीजन, दे बिकम इम्यून टू द वायरस, दैट्स कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, रशिया के ही कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि रशिया हैज नॉट डन द थर्ड स्टेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल फॉर द वैक्सीन. एंड इनफैक्ट जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज था क्लिनिकल ट्रायल का, उसमें भी उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया. राइट, सो रशियन वैक्सीन एज दे क्लेम इज questionable, and they are not seriously, they don't seriously believe that this is going to provide the complete cure against COVID-19, or if it is going to be 100% safe. ठीक है, इसके अलावा इंडिया में भी 3 जगहों पर वैक्सीन जो है वो डेवलप किया जा रहा है. ऑल्सो रीड अबाउट द कोवैक्स फैसिलिटी. मैंने आप लोगों से जो PDF शेयर किया था उसमें मैंने आप लोगों को कोवैक्स फैसिलिटी के बारे में बताया था. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव उन्होंने सामने रखा है, कोवैक्स फैसिलिटी. नाउ कोवैक्स फैसिलिटी इज व्हाट? This is going to ensure that there is no vaccine nationalism followed. मैंने वैक्सीन नेशनलिज्म के ऊपर भी एक डिस्कशन आप लोगों से किया था. ठीक है, if you remember, you also have the PDF, you also have the material. ठीक है, सो इसके बारे में पढ़िएगा. What is Sputnik 5, the details of COVAX facility, details of vaccine nationalism. So these kind of questions you can expect in your exam. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब हम आते हैं इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट पे. आप बोलोगे मैम हमने कुछ क्लास पहले भी इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के बारे में, इनफैक्ट आई थिंक इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट. सो इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, पर एक टॉपिक है जो इस टॉपिक से कनेक्टेड है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अब्राहम अकॉर्ड. तो व्हाई इज अब्राहम अकॉर्ड इन न्यूज, व्हाट इज दिस अकॉर्ड, एंड इसके बारे में हम बात करेंगे. सो बिफोर वी टॉक अबाउट अब्राहम अकॉर्ड, यू नीड टू हैव द आइडिया. We have to quickly revise the conflict as well, the importance of Jerusalem. Okay, so Israel और Palestine, ये मैंने आपको बताया था. You can see the map over here. ठीक है, so अरब कंट्रीज के बीच में, अरब कंट्रीज मतलब the countries where they practice Islam, अरब कंट्रीज के बीच में एक ये कंट्री है, इसका नाम है इजराइल. एंड आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इजराइल हैज ग्रेजुअली एक्सपैंडेड इट्स टेरिटरी. और ये बहुत ही छोटा सा जो टेरिटरी रह गया है, विच यू कैन सी इन ग्रीन ओवर हियर, दिस इज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन. सो एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द वेस्ट बैंक, दिस इज द गाजा स्ट्रिप. ठीक है, एंड दिस इज द रिमेनिंग इजराइल. ओके, नाउ इजराइल इज सराउंडेड बाय बेसिकली मेजर कंट्रीज, अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज. यहाँ नॉर्थ में है लेबनान, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में है यहाँ पर सीरिया, ये है जॉर्डन, ये है इजिप्ट,
सो इजराइल वो देश है जहां पर जुडाइज्म या जूइश लोग हैं, जुडाइज्म को मानने वाले, और बाकी सारे अरब देशों में इस्लाम को फॉलो किया जाता है। सो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट काफी पुराना है, हिस्ट्री काफी मैं आपको बता चुकी हूं, यू आर ऑल अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सिटी ऑफ होली सिटी ऑफ जेरूसलम। सो जेरूसलम के बारे में भी मैंने पहले बात की है, बट लेट मी क्विकली रिवाइज दिस। This is the city in the Middle East which is located on a plateau in the Judean mountains between the Mediterranean and the Dead Sea. जेरूसलम वो शहर है जो इन तीनों धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। There are 3 Abrahamic religions. Abrahamic religions मतलब मोनोथीस्ट रिलीजन, ऐसे रिलीजन जिसमें केवल एक ही फेथ को बिलीव किया जाता है। जैसे हमारे तो हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो हिंदूज में बहुत सारे मल्टीपल डाइटीज, मल्टीपल गॉड्स होते हैं, राइट। वी हैव हिंदुइज्म कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ धार्मिक रिलीजन, बट अब्राहमिक रिलीजन इज बेसिकली द मोनोथीस्ट रिलीजन, जिसमें एक ही बिलीफ को, एक ही जो प्रीचर है उनको फॉलो किया जाता है। सो दैट इज जुडाइज्म followed by Jews, Christianity followed by Christians, and then Islam followed by Muslims all across the world. तो ये जो इजराइल है और पैलेस्टीन है, ये दोनों ही स्टेट जो है इस सिटी को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इजराइल मेंटेन्स इट्स प्राइमरी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट देयर, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अल्टीमेटली फोरसी इट एज अ सीट ऑफ पावर, बट नाइदर क्लेम इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इजराइल जो है वो इस वक्त जेरूसलम को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बट पैलेस्टीन डज नॉट कंसिडर दैट दिस इज राइट। क्या इजराइल को पूरे के पूरे जेरूसलम पे कंट्रोल करना चाहिए? पैलेस्टीन इसको सही नहीं मानता है। एंड ऑल्सो ऑल द सराउंडिंग अरब कंट्रीज, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ईरान हो, टर्की हो, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, राइट, अरब कंट्रीज हैं। मुस्लिम मतलब यहाँ पे इस्लाम फॉलो किया जाता है। सो दिस जेरूसलम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज इस्लामिक नेशंस। तो उनके हिसाब से भी इजराइल का कंट्रोल जेरूसलम के ऊपर पूरी तरह से सही नहीं है, वो उसको सही नहीं मानते हैं, ठीक है। बट हालांकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं था जेरूसलम किसका कैपिटल माना जाएगा, नथिंग वाज क्लियर। बट अचानक से 2017 में चीजें चेंज होती हैं। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, 2017 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ही कंसिडर्ड दैट इजराइल has the rightful claim over the Jerusalem, and he declared that we consider Jerusalem to be the capital of Israel, ठीक है। 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल मानते हैं। इसके पहले इजराइल का एक बहुत ही बड़ा शहर था तेल अवीव, वहां पर सारी इंपॉर्टेंट एम्बेसीज हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपने प्लान्स को बताया कि वी विल शिफ्ट अवर एम्बेसी फ्रॉम टेल अवीव टू जेरूसलम, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्टार्टेड फॉलोइंग दिस ट्रेंड एंड दे आल्सो शोड देयर इंटरेस्ट कि वी विल बी शिफ्टिंग अवर एम्बेसीज फ्रॉम टेल अवीव टू जेरूसलम। हालांकि जेरूसलम इस वक्त पूरी तरह से इजराइल की मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, उनकी पुलिस फोर्सेज वहां पे तैनात है, एंड पैलेस्टीन इसको सही नहीं मानता है। तो अब हम देखते हैं कि इस जेरूसलम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं। As you can see the map, it is divided in 4 quarters: Muslim quarter, Christian quarter, Jewish quarter and Armenian quarter. तो इस मैप में आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए जेरूसलम जो है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये है ईस्टर्न साइड, ये है वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में आता है ओल्ड सिटी, and this old city is very important for the people of 3 religion. It's old city के बीच में आप ये जो encircle, ये जो पूरी तरह से बंद कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, this is very important because यहाँ पे तीनों ही धर्मों की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्लेसेस हैं जिनकी महत्वता है उन अपने अपने रिलीजन्स में। इसको हम देखते हैं। ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं स्लाइटली माउंटेड और स्लाइटली प्रोजेक्टेड एलिवेशन, दिस एलिवेशन इज कॉल्ड एज टेम्पल माउंट, ठीक है, इसको कहा जाता है टेम्पल माउंट। नाउ ज्यूज बिलीव, जो जुडाइज्म मानने वाले लोग हैं, दे बिलीव कि इसी टेम्पल माउंट पे उनका बहुत पुराना सबसे पहला जूइश टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था। किंग सोलोमन, ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट जूइश टेम्पल ओवर दिस टेम्पल माउंट। और बाद में जितने इन्वेडर्स आए, बिकॉज जेरूसलम की हिस्ट्री तो 4000 साल पुरानी है, सो बहुत सारे इन्वेडर्स आए, कई लोगों ने इस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, द टेम्पल्स वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो बाद में आके इन्वेडर्स ने यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर बना दिया, बट स्टिल द ज्यूज बिलीव कि ये वही टेम्पल माउंट है जिस एलिवेशन के ऊपर हमारा पुराना मंदिर बना हुआ था, ठीक है। और इसी पुराने मंदिर की एक वॉल जो अब बच गई है, तो ज्यूज बिलीव दैट दिस इज द वॉल एंड दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न वॉल।
नाउ क्या बिलीव है ज्यूज की कि इस एलिवेटेड प्रोजेक्शन के ऊपर हमारा पहला मंदिर हुआ करता था, द फर्स्ट ज्यूइश टेंपल दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग सोलोमन, और उसी मंदिर की एक वेस्टर्न वॉल जो बच गई है, तो यहाँ पर ज्यूज जाते हैं एंड दे प्रे एंड दे बिलीव की उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं ज्यूइश धर्म को मानने वाले, जो जुडाइज्म को मानने वाले, दे डोंट इवन डेयर टू स्टेप ऑन दिस एलिवेटेड प्रोजेक्शन। दे बिलीव कि यहाँ पे आज भी होली स्पिरिट्स मौजूद हैं एंड वी डोंट वांट टू इंटरप्ट देम, हम उनके रास्ते में नहीं आना चाहते, वी डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट, इसलिए वो इस माउंट पे नहीं जाते। ठीक है, अब बाद में जो इन्वेजन्स हुए यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर बन गए। मुस्लिम्स बिलीव कि यहाँ पर एक बहुत पुराना हमारा अल अक्सा मॉस्क है एंड ऑल्सो ऑन द ओवर द टेम्पल माउंट देयर इज अ डोम ऑफ रॉक। ये जो दो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं कि आफ्टर मक्का एंड मदीना दिस अल अक्सा मॉस्क इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क इन इस्लाम, क्योंकि ये वही मॉस्क है जहां से प्रॉफिट मोहम्मद जो थे ही गॉट द पाथ टू हेवन। ठीक है, तो ये उनके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड्स जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, वो यहां से हुए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ज्यूज और मुस्लिम्स का एंगल आपको समझ में आ गया। क्रिश्चियन क्वार्टर में आता है, देयर इज अ वेरी फेमस चर्च दैट इज कॉल्ड एज अ चर्च ऑफ होली सेपल्चर। नाउ क्रिश्चियंस बिलीव कि ये वही चर्च है जहां पर जीसस क्राइस्ट का पास में यहाँ पर क्रूसिफिकेशन हुआ था। ही वॉज क्रूसिफाइड एंड लेटर ही वॉज बरीड नियर टू द पॉइंट। तो आप समझ रहे हैं कि तीनों धर्मों के लिए दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसी जेरूसलम को लेकर पूरी लड़ाई है। इजराइल बोलता है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये हमारा है, हम कंट्रोल करने हैं। इनफैक्ट देयर पुलिस is deployed in this region and they are controlling the entire area. It is believed that there are almost 11 gates to enter the old city, but only one gate is open for the Muslims. Rest of the areas are controlled by Israeli police. Okay. पैलेस्टीन बोलता है कि हम म्यूचुअली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं एंड देयर इज अ थ्योरी विच इज प्रपोज विच इज कॉल्ड एज अ टू स्टेट थ्योरी। ठीक है, टू स्टेट थ्योरी का मतलब यह है कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैलेस्टीन ये बोलता है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जेरूसलम शुड बिलोंग टू पैलेस्टीन और आप वेस्टर्न पार्ट ले लीजिए। दिस इज द टू स्टेट थ्योरी। इजराइल इसको अग्री नहीं करता। इजराइल बोलता है कि दोनों स्टेट कोएग्जिस्ट कर सकते हैं बट देयर इज अ कंडीशन एंड द कंडीशन इज कि आपको ये पूरा का पूरा ओल्ड सिटी नहीं मिलेगा। यू विल गेट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जेरूसलम इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ठीक है, ओल्ड सिटी के बाहर आउटस्कर्ट्स में जो भी छोटा मोटा ईस्टर्न पार्ट रह गया है उसको हम पैलेस्टीन को देने को तैयार हैं एंड अलॉन्ग विद दिस वी विल गिव यू सेवरल अदर टेरिटरीज विच वी हैव कैप्चर्ड इन द वेस्ट बैंक रीजन। ठीक है, तो हम आपको ईस्टर्न पार्ट जेरूसलम का देंगे बट विच इज इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी विच डज नॉट इन्वॉल्व दिस होली जेरूसलम और द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम। तो यही है पूरा मुद्दा जेरूसलम को लेकर। अब हम आ जाते हैं, अब आप ये पूरा रिलीजियस एंगल समझ गए। फिर मैंने आपको बताया था ट्रम्प प्लीज प्लान। देखिए, फरवरी 2020 में जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो इंटरवीन करते हैं और वो एक पीस प्लान प्रपोज करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कहते हैं कि भाई इजराइल जो है इट विल हैव द राइटफुल क्लेम ओवर द एंटायर सिटी ऑफ जेरूसलम। ओके, और बदले में पैलेस्टीन को हम ईस्टर्न पार्ट दे देंगे दैट वुड बी इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी एंड वी विल डबल योर टेरिटरी, वी विल डबल द टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन, वी विल गिव देम सम मोर लैंड फ्रॉम द वेस्ट बैंक। ठीक है, एंड इसके अलावा हम आपको $50 बिलियन देंगे। $50 बिलियन वी विल गिव यू ओवर द पीरियड ऑफ 10 years। तो 10 साल में आपके देश में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। दिस वुड क्रिएट मोर देन 1 million जॉब्स। आपके यूथ दे विल बी एम्प्लॉयड, तो आप एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हो। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया था ये पीस प्लान, जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी ट्रिगर हो गई और बोला गया था कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे। और जब ये अनाउंसमेंट वो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे फरवरी 2020 में, सो ही इन्वाइटेड ओनली बेंजामिन नेतन्याहू, दैट इज इजरायली प्राइम मिनिस्टर। ही डिड नॉट इन्वाइट एनी अथॉरिटी फ्रॉम पैलेस्टीन। सो ऑब्वियसली पैलेस्टीन को ये प्लान मंजूर नहीं है। ठीक है, उन्होंने इसको बोला कि वी डोंट अग्री विद दिस प्लान, वी वांट द टू स्टेट थ्योरी टू एग्जिस्ट। हम चाहते हैं बट हमें ओल्ड सिटी का हिस्सा चाहिए, वी वांट द पार्ट ऑफ जेरूसलम। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके करंट अफेयर्स में पढ़ने में आएंगे। वन इज द गोलन हाइट, वन इज द जॉर्डन वैली। ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप ये सीरिया का हिस्सा देख रहे हैं ना, सीरिया में यहाँ पे दिस माउंटेनियस एरिया इज कॉल्ड एज द गोलन हाइट्स। ऑब्वियसली गोलन हाइट्स बिकॉज काफी ज्यादा हाइट होगी इस एरिया की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स के पास ही यहाँ पर सी ऑफ गैलीली है
ठीक है, द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर इजराइल, सी ऑफ गैलीली, और यहां सी ऑफ गैलीली से एक नदी आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ जॉर्डन रिवर एंड देन इट एंटर्स इनटू द डेड सी। ठीक है, सो ये आप ज्योग्राफी थोड़ी सी याद रखिएगा। मैं आपको एक वॉर के बारे में बताना चाहती हूँ, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके काम आएंगे। 1967 में अरब इजरायली वॉर हुआ था। इन दिस वॉर इजराइल वॉज ऑन वन साइड एंड देयर वेर अरब कंट्रीज ऑन द अदर साइड। अरब देश कौन कौन से थे? इजिप्ट था, लेबनान था, जॉर्डन था, सीरिया था। सो दीज वर द अरब कंट्रीज विच फॉट अगेंस्ट इजराइल इन 1967 एंड जस्ट विद इन 6 days, 6 दिन के अंदर ही इजराइल ने इन अरब देशों को हरा दिया था। सो दिस वॉर इज फेमसली कॉल्ड एज 6-day वॉर। ये आप पढ़िएगा, ये आपको समझ में आएगा, 6-day वॉर। ठीक है, तो 6-day वॉर हुआ था 1967 में एंड इजराइल गॉट द विक्ट्री। और उन्होंने पूरा का पूरा इजिप्ट का ये जो सिनाई पेनिनसुला है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज द सिनाई पेनिनसुला, इसको कैप्चर कर लिया था। गोलन हाइट सीरिया का कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जॉर्डन वैली वाला जो हिस्सा है इसको कैप्चर कर लिया था। काफी एरियाज इन्होंने कैप्चर कर लिए थे, वेस्ट बैंक कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इसके बाद म्यूचुअल पीस अग्रीमेंट साइन किए इन्होंने इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ। तो 1974 में सीरिया जो है वो एक पीस डील साइन करता है इजराइल के साथ और बोलता है कि आप हमारा गोलन हाइट हमको वापस कर दीजिए, एंड इजराइल डिड नॉट रिटर्न। तो तब से इजराइल जो है वो गोलन हाइट्स को कंट्रोल कर रहा है। द रीजन इज बिकॉज गोलन हाइट्स हैज सी ऑफ गैलीली विच इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द इजराइल, सो इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न दिस। ओके, उसके बाद 1979 में इजराइल जो है वो इजिप्ट के साथ पीस डील कर लेता है और 1979 में इजिप्ट जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, दोनों देशों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश होते हैं। उसके बाद 1994 में जॉर्डन भी कॉम्प्रोमाइज करता है और इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि टिल नाउ इजिप्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड, जॉर्डन हैज रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एंड दे एस्टेब्लिश सम फॉर्मल रिलेशंस विद इजराइल, राइट। फिर यहाँ पे दूसरी चीज जो आपके पढ़ने में आएगी, दैट इज द जॉर्डन वैली, जो अभी मैंने आपको बताया, दैट यू कैन सी दिस इज द सी ऑफ गैलीली and from the mouth of the Sea of Galilee there is the Jordan River which enters into the or which drains into the Dead Sea. So इसी जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक की तरफ, जैसा कि मैंने बताया नदी के दो किनारे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न बैंक, तो वेस्ट बैंक की तरफ जो लैंड है दिस इज कॉल्ड एज द वेस्ट बैंक, दैट्स व्हाई दिस एरिया इज नेम्ड एज वेस्ट बैंक। और यहां पर एक वैली रन करती है, दैट इज द जॉर्डन वैली। तो ये जो जॉर्डन वैली है इन द वेस्ट बैंक रीजन, वेस्ट बैंक फिलहाल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन कंट्रोल कर रहा है, पर जॉर्डन वैली वाला जो रीजन है विच कम्स अंडर द वेस्ट बैंक, दिस इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल। ठीक है, तो इजराइल की ये कोशिश है कि वो गोलन हाइट्स में भी सेटलमेंट्स अपने बनाएंगे, जॉर्डन वैली में भी अपने सेटलमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस रीजन्स आर ऑलवेज इन न्यूज एंड देन यू हैव टू रीड इट। ओके, नाउ हम अब आगे बात करते हैं, मूविंग ऑन टू द लेटेस्ट अपडेट अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। सो Israel UAE peace agreement, it is also called as Abraham Accord। तो रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट ने बताया है अपनी इच्छा कि हम इजराइल के साथ पीस समझौता, शांति समझौता करने वाले हैं। Agreement has not yet been signed, but they have agreed कि we are soon going to sign a peace deal with Israel, and this was done on 13th of August 2020. The deal was brokered by US President Donald Trump। इन्होंने ब्रोकर किया, इन्होंने मीडिएट किया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ है। अगर ये अग्रीमेंट साइन हो जाता है, then UAE will become third Arab country after Egypt of 1979 and Jordan in 1994 to formally normalize relation with Israel। आप बोलोगे कि मैम UAE के इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मल क्यों नहीं थे? वही वाला इशू, जेरूसलम वाला। UAE एक अरब देश है जो चाहता है कि अलास्का मॉस्क और डोम ऑफ रॉक पूरी तरह से फ्री हो जाए, यहाँ पे अरब कंट्रीज को, मुस्लिम देशों को आने जाने की बिल्कुल फ्रीडम हो और इजराइल इस एरिया को कंट्रोल ना करे। ठीक है, सो दैट इज द ओनली इशू। Now this US broker deal halted Israeli plans for annexation of the occupied land in the West Bank। तो डील की वजह से UAE को ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ बना लेंगे तो धीरे धीरे हम उनको प्रेशराइज करेंगे कि भैया आप अनेक्सेशन मत करो, जॉर्डन वैली का अनेक्सेशन मत करो या वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स का अनेक्सेशन मत करो, दैट वुड अल्टीमेटली बेनिफिट पैलेस्टीन। ठीक है, आगे इसमें और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अग्रीमेंट वुड नॉर्मलाइज व्हाट हैज बीन द लॉन्ग इनफॉर्मल रिलेशंस बिटवीन, just give me a second।
Okay, so agreement would normalize what has been the long informal relations between two countries. It is expected that peace accord will be signed in White House in early September. ऐसा बिलीव कर रहे हैं भी 13 अगस्त को उन्होंने अग्री किया है कि पीस डील हम साइन करेंगे, बट इट माइट हैपन इन सितंबर. अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. 16 अगस्त 2019 को ही इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया था अबाउट द मिलिट्री कॉपरेशन विद यूएई अमंग राइजिंग टेंशंस विद ईरान. ओके, एंड इन अगस्त 2020 यूएई फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड टेलीफोन लिंक्स टू इजराइल बाय अनब्लॉकिंग डायरेक्ट डायलिंग टू इजराइल कंट्री कोड. तो देखिए, पीस अग्रीमेंट के होते मतलब पीस अग्रीमेंट के होने के लिए दोनों देशों ने अपना कंसेंट दिया है और अपने म्यूचुअल रिलेशंस को ये नॉर्मलाइज करेंगे. ओके, अब हम आ जाते हैं कि भैया यूएई ने आखिरकार ऐसा स्टांस क्यों लिया है. बीइंग एन अरब कंट्री, व्हाई दे हैव अग्रीड टू दिस डील. देखो, यूएई के जो प्रेसिडेंट है ना, इनका ऐसा मानना है कि अगर हम ये डील मानेंगे तो 2 स्टेट थ्योरी जो है वो एग्जीक्यूट करेगा इसराइल. 2 स्टेट थ्योरी मतलब कि इसराइल और पैलेस्टीन म्यूचुअली को एग्जिस्ट करे, पैलेस्टीन को भी एक नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए और जेरूसलम का जो मुद्दा है ये सॉर्ट आउट हो जाए. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि पैलेस्टीन क्या बोलता है कि हमें ईस्ट पार्ट ऑफ जेरूसलम दे दो, ओल्ड सिटी वाला एरिया दे दो जहां पर हमारी मॉस्क है. ठीक है, सो दैट वी कैन एस्टेब्लिश कैपिटल एट ईस्ट जेरूसलम. इसराइल क्या बोलता है, वी विल नॉट गिव यू द पार्ट ऑफ ओल्ड सिटी बट वी विल गिव यू द पार्ट ऑफ ईस्टर्न जेरूसलम, और ईस्ट में जो पार्ट है थोड़ा बहुत एरिया, एंड प्लस अदर टेरिटरीज फ्रॉम द वेस्ट बैंक. ठीक है, सो दैट आपकी टेरिटरी डबल हो जाएगी, वहां पर आप अपना कैपिटल स्टेब्लिश कर सकते हो. ठीक है, तो इनका ऐसा मानना था यूएई का कि इजराइल जो है वो ऐसा ना हो कि थोड़े दिनों में बोलने लगे कि भैया हम 2 स्टेट थ्योरी को मानेंगे ही नहीं. ओके, सो इजराइल शुड बी प्रेशराइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी सो दैट दे अग्री विद द 2 स्टेट सॉल्यूशन. ठीक है, एंड ऑल्सो दे शुड नॉट एनेक्स ऑल द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज. फिर जो यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अनवर गरांश, इनसे जब पूछा गया, ही ऑल्सो रेज्ड कंसर्न दैट देयर विल नॉट बी एनी एम्बेसी इन द जेरूसलम until and unless there is a final agreement between the Palestinians and Israeli. ये कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है कि जेरूसलम में कोई दूसरे देश की एम्बेसी नहीं होगी जब तक ये दोनों देश किसी म्यूचुअल अग्रीमेंट में ना पहुंचे. और हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि इजराइल इज सून गोइंग टू एनेक्स ऑल द वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स एंड ऑल द जॉर्डन वैली. ऑलरेडी गोलन हाइट में उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जॉर्डन वैली में सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं. तो ऐसा ना हो कि पूरा वेस्ट बैंक एनेक्स कर ले कल को चल के, तो अरब्स को या मुस्लिम्स को तो किसी भी तरह से जेरूसलम में एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही हमारे देश की एम्बेसी वहां रहेगी. ठीक है, एम्बेसी अगर जेरूसलम में बन जाती है तो यूएई विल बी श्योर कि भैया दे स्टिल हैव द एंट्री टू द मोस्ट होलीएस्ट प्लेस फॉर देयर रिलीजन, ताकि वो वहां पर उनको एंट्री मिले जेरूसलम में फॉर मॉस्क, अलग सा मॉस्क. एंड ऑल्सो दे बिलीव कि अगर ये अग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इजराइल और यूएई ये अलग अलग सेक्टर्स में अपनी डील्स को स्टेब्लिश कर पाएंगे, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड एंड सिक्योरिटी. इसके बाद अभी फिलहाल इस डील को साइन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यूएई के जो प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयद अल नहयान, इन्होंने ये जॉइंट स्टेटमेंट दिया था कि अभी ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है, दिस इज अ वेरी बोल्ड डिप्लोमेटिक स्टेप, और हम 3 लीडर्स मिलकर हम एक ऐसा पाथ चुन रहे हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं चूज किया, एंड होप दिस वुड ब्रिंग आउट द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ द रीजन, और सारे के सारे क्लैशेस को यहीं पर ये स्टॉप करेगा. यूएई ने साथ में ये भी कहा कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इजराइल के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं, शांति समझौता कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हमने पैलेस्टीनियन कॉज को भूल गए. विल स्टिल सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज, वी स्टिल बिलीव कि पैलेस्टीन शुड गेट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जेरूसलम. ठीक है, एंड इट वुड ऑल्सो मेंटेन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द 2 स्टेट सोल्यूशन. ठीक है, अब ये मैंने आपको बता ही दिया है 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है, पैलेस्टीन का क्या इधर पे स्टांस है और इजराइल क्या बिलीव करता है, ये तो मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया है. जॉर्डन वैली के बारे में भी आपको मैंने बताया है कि अगर ये पूरा वेस्ट बैंक रीजन है, ठीक है, वेस्ट बैंक रीजन है, यहां पर ये बीच में जेरूसलम है और जॉर्डन रिवर इधर से फ्लो करती है, तो जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न बैंक की तरफ दिस वैली इज कॉल्ड एज द जॉर्डन वैली विच यू कैन सी इन ऑरेंज, एंड दिस इज राइट नाउ कंट्रोल्ड बाय इजराइल. भले ही ये पार्ट जो है ये पैलेस्टीनियन लैंड है, बट दिस ऑरेंज पार्ट, the Jordan Valley is present in the western bank, मतलब close to western bank and controlled by
इजराइल। तो यहाँ पर भी सेटलमेंट्स अपने बना रहा है इजराइल, और वो आसपास के वेस्टर्न बैंक टेरिटरी को और भी अनेक्स करने के प्लान में है। तो ऐसा ना हो इसलिए धीरे धीरे करके कुछ स्टेट्स जो हैं वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं ताकि उसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर आ सके। अब जब ऐसा किया, यूएई ने डिक्लेयर किया कि हम इनके साथ पीस अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अब्राहम अकॉर्ड। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड इसलिए रखा गया है नाम क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन्स है, जुडाइज्म और इस्लाम दोनों ही अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, तो एक होली नेम दिया गया है उस अकॉर्ड को। तो इस अकॉर्ड के खिलाफ ईरान और टर्की ने बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट किया। यू कैन सी द पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ओवर हियर। यू कैन सी हाउ द पीपल इन ईरान एंड टर्की हैव रिएक्टेड। ईरान ने बोला द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द राइवल इजराइल एंड यूएई इज डैगर इन द बैक ऑफ ऑल मुस्लिम्स, कि अरब नेशन होते हुए यूएई कैसे इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और साथ ही टर्की ने बोला है कि यूएई ने बिट्रे किया है पैलेस्टीनियन कॉज को। ठीक है, स्पोक्स पर्सन फॉर पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट, जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो भी कह रहे हैं कि ये ट्रेजन है। ठीक है, तो आपने इस यूएई ने जो यहाँ पे कदम उठाया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इजिप्ट ने और जॉर्डन के करने के बाद यूएई इज गोइंग टू बी द थर्ड अरब कंट्री विच इज गोइंग टू साइन द पीस डील। ठीक है, तो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएट करने की वजह से इजराइल को बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज द टॉपिक ऑल अबाउट। अब आप पूछिए इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और एनी डाउट लेफ्ट इन अब्राहम अकॉर्ड। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ जेरूसलम फर्स्ट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द अब्राहम अकॉर्ड, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम अब्राहम अकॉर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, यूएई क्यों कर रहा है साइन, एंड व्हाई यूएई इज इंटरेस्टेड एट ऑल इन इजराइल। ठीक है, तो याद रखिए इजराइल एक बीच में जूइश देश है और मेजरली वो मिडिल ईस्ट रीजन में है, मेजरली वहां पे सारे अरब कंट्रीज हैं जो उसको सराउंड किए हुए हैं, एंड एवरीबडी हैज एन आई ऑन जेरूसलम। ओके, सो इफ एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनी अदर डाउट देन प्लीज गो अहेड। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंडिया इन साउथ चाइना सी। ठीक है, तो हालांकि इस इशू के दो पार्ट हैं बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली वन पार्ट दिस टाइम। अभी हमने इसी क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, जिसमें हमने गलवान वैली वाला इशू रिवाइज किया, हमने पैंगोंग लेक वाला इशू रिवाइज किया और फिर हमने काला टॉप इशू के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसी के चलते बिकॉज मैंने बताया था कि इंडिया इज नाउ वेरी मच अलर्ट कि एक तरफ तो चाइना में एंगेज किया हुआ है इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन, राइट, एलएसी के क्रॉस। तो इंडिया इज वेरी मच अलर्ट नाउ एंड इट इज पेट्रोलिंग द एंटायर एक्सटेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, so Indian Navy has reportedly deployed one of the frontline warriors in the South China Sea. South China Sea के बारे में हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, टाइम एंड अगेन वी हैव रेड अबाउट दिस। तो अभी फिलहाल साउथ चाइना सी में इंडिया ने अपना एक फ्रंट लाइन वॉरशिप, इसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है बट क्योंकि दिस हैज बीन कैरिड आउट इन सीक्रेसी तो नथिंग मच इज डिस्क्लोज्ड अबाउट दिट, बट उन्होंने साउथ चाइना सी में अपना एक वॉरशिप भेजा है और जिसको ऑब्वियसली चाइना अप्रेज नहीं करेगा। And they have raised objections during the diplomatic talks between the two nations. China ने इसको object किया कि why has India deployed their warship in the South China Sea? The warship was reportedly deployed in South China Sea after 15th of June clash. वही गलवान वैली issue, ठीक है? With Chinese PLA, People's Liberation Army troops in the Galwan Valley where 20 Indian soldiers were martyred. इसके साथ ही साथ यूएसए ने भी अपने कुछ नेवल शिप्स वहां पर डिप्लॉय किए हैं। यूएसए इज ऑल्सो कंडक्टिंग एक्सरसाइजेस टू चैलेंज द पीएलए नेवीज डोमिनेंस। तो इंडिया के साथ साथ यूएसए भी साउथ चाइना सी पे पेट्रोलिंग कर रहा है। इस वक्त यूएसए के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यूएसएस रोनाल्ड रेगन एंड यूएसएस निमिट्स, यूएसएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स शिप, ठीक है, along with escorting cruisers and destroyers, they held exercise in the South China Sea to challenge Chinese hegemony in the region. So ये एक important update है, वो मैंने आपको बताया। इंडियन नेवी वॉरशिप ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट इन द साउथ चाइना सी। अब क्योंकि इंडिया की तरफ से भी वॉरशिप है, यूएस की तरफ से भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो ये दोनों ही कॉन्टैक्ट बनाए रखे हैं रीजन में। द मिशन इन्वॉल्व शेयरिंग कॉन्स्टेंट अपडेट्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ द मिलिट्री वेसल्स ऑफ अदर नेशंस एंड वॉज कैरिड आउट इन अ सीक्रेटिव मैनर। चाइना जो है ऑलरेडी साउथ चाइना सी में अपनी कुछ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, कुछ मिसाइल्स उन्होंने वहां पर लॉन्च किए थे, उसके बारे में अलग से मैं बात करूंगी, ठीक है। तो उसी के बारे में इंडिया की जो वॉरशिप है और यूएसएस के जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और जो उनके क्रूजर्स हैं वो सब बराबरी से कॉन्टैक्ट बनाए हुए थे।
Navy has also deployed the vessel along the Malacca Strait, along the Andaman Nicobar Islands. Strait मतलब narrow channel of water connecting two large water body. So this Malacca Strait in Andaman Nicobar Islands connects South China Sea with the Indian Ocean. To remember this, okay? Now, after the Galwan clash, the Indian Navy operated from Ladakh in the north to Mauritius in the south, and from the Red Sea in the west to Malacca Strait in the east, the distance of 8,000 किलोमीटर. मैंने बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी तरह से इंडियन नेवी जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है आफ्टर दिस कन्फ्लिक्ट विथ चाइना. ओके, तो ये है आपका पूरा इशू. और इसी के साथ we will discuss the last topic for the session, that is the net zero carbon emission. Now, before you understand the net zero carbon emission, you need to revise the United Nations Framework Convention on Climatic Change. याद आया? रियो समिट, अर्थ समिट 1992 का, जिसका आउटकम था UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज के तहत कुछ प्रोटोकॉल साइन हुए थे. कोयोटो प्रोटोकॉल, yes, so keep revising all the environmental issues as well. जो protocols हमने discuss किए हैं, Kyoto Protocol, Montreal Protocol, then we have the Convention on Biodiversity. So all these issues are very important. और सबसे latest 2015 का Paris Accord, Paris Agreement. तो Paris Agreement के बारे में हमने last year भी बहुत अच्छे से पढ़ा था. I remember in the month of December 2019, yes, COP25 हुआ है last year 2019 में. COP25 is Conference of Parties, 25th Conference of Parties for UNFCCC. तो ये सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज करिएगा. ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं व्हाट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन. To avoid the worst climate impacts, global greenhouse gases emission will not only need to drop by half by 2030 and then reach net zero around mid-century, that is by 2050. तो सबसे पहले भैया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज होती क्या है? सो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज. रिमेंबर हमने वो पढ़ा था, पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ा था, उसमें हमने लेयर्स पढ़ी थी, अर्थ की सारी लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, then we have mesosphere, thermosphere, exosphere, right? This is earth and we studied the layers of the atmosphere. मैंने बताया था कि जो स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में at the height of 35 kilometers we have another layer of O3, ओजोन, और ओजोन लेयर के ठीक ऊपर है लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं. So keep revising that part. Okay, I'm not going to repeat that part over here. So you all remember what is greenhouse, what are greenhouses, what is greenhouse effect. ठीक है, तो सन की तरफ से आने वाले जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं उनमें से कुछ तो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाकी के जो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो रिफ्लेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में वापस, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है ये उस रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है. बताया था ना, सन से आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस जब वापस अर्थ से रिफ्लेक्ट होते हैं, सो दे आर नॉट कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक, दे आर ट्रैप्ड बाय दीज ग्रीन हाउस गैसेज व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर, and this cause increase in the average temperature of the earth, and this increased temperature of the earth is nothing but it is the global warming. Okay, ये सब हम पढ़ चुके हैं. So quickly revise all the environment वाले जितने issues हमने किए हैं. ठीक है, नोट्स हैं आप लोगों के पास, क्लास नोट्स हैं, इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा. ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स तो हमें अभी वैसे ही देखने को मिल रहे हैं. यू नो एवरीथिंग इज बीइंग डिस्टर्ब, देयर आर सुनामी, देयर आर फ्लड्स. देख रहे हो ना, मतलब सीजन पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, सीजनल साइकिल्स आर डिस्टर्ब्ड. तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो 2030 तक हमको आधी करनी पड़ेंगी और उसके बाद नेट जीरो की रियलिटी हमें अचीव होगी 2050 तक. So we will achieve net zero emission when any remaining human caused greenhouse gas emission are balanced out by removing greenhouse gases from the atmosphere and a process known as carbon removal. Greenhouse gas के emission को बिल्कुल जीरो करना है, ना के बराबर करना है, completely stop करना है. Only then after the anthropogenic, मतलब man made या ह्यूमन प्रोड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेज जब पूरी जीरो हो जाएंगी, उसी के बाद कर पाएंगे. और कार्बन रिमूवल का मतलब होता है कि जितना रह गया है, बचा कुचा जितना पोल्यूशन रह गया है, उसको हमें, आप नेचर से पोल्यूशन कम कैसे कर सकते हो, कार्बन को कम कैसे कर सकते हो? बाय प्रोवाइडिंग मोर ऑक्सीजन. सो दैट कुड बी डन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, राइट. तो हमें दूसरे रिवर्सल मैकेनिज्म पे स्विच करना पड़ेगा, ये कहा गया है.
First and foremost, human caused emission like those from fossil fuel vehicles and factories should be reduced as close to zero as possible. तो ये तो हो गया ग्रीन हाउस गैस emissions को कम करने के बारे में कि भैया ये गैसेस हमें बिल्कुल जीरो करनी है. And any remaining greenhouse gas would be balanced with the equivalent amount of carbon removal, for example by restoring forest. तो जितनी रह जाएंगी after the net zero, achieving the net zero target, जितनी भी रह जाएंगी ना उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा by restoring forest. The concept of net zero emission is very similar to climate neutrality. एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बिल्कुल जीरो कर दो, ठीक है, और फिर भी यदि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस बच जाती हैं तो इनके लिए आपको कार्बन रिमूवल करना पड़ेगा, एनवायरमेंट से कार्बन रिमूवल करना पड़ेगा. कैसे करोगे आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करोगे ताकि ये न्यूट्रल क्लाइमेट क्रिएट करे, जिसको कहा जाता है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी. ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे पेरिस अकॉर्ड के ऊपर. यू ऑल आर अवेयर ऑफ द पेरिस अकॉर्ड. हमने पढ़ा था पेरिस अग्रीमेंट 2015 का जो है, क्या बोला गया था पेरिस अग्रीमेंट के तहत. इस अग्रीमेंट के तहत कंट्रीज अग्रीड टू लिमिट वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस. रिमेंबर, पेरिस अग्रीमेंट में बोला गया था कि ऑल द कंट्रीज विल प्लेज कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर अर्थ का नहीं बढ़ने देंगे और कोशिश करेंगे कि वो 1.5 से ना बढ़े. फिर भी हमारी जो सीलिंग है वो है 2 डिग्री सेल्सियस. 2 डिग्री सेल्सियस से तो किसी भी हालत में हम इससे ऊपर नहीं जाने देंगे. Climate impacts that are already unfolding around the world, even with only 1.1 degrees of warming, show the urgency of minimizing temperature increase to no more than 1.5 degrees. So Paris Accord में जो हमने सीलिंग रखी थी ना, लिमिट रखी थी कि 2 डिग्री से ऊपर तो हम किसी भी हालत में नहीं बढ़ने देंगे अर्थ का टेम्परेचर. तो ये बोला जा रहा है कि भैया 1.1 डिग्री इंक्रीज होने से ही ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स अभी हम पूरी तरफ देख सकते हैं. बाय द वे, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस एंड ऑलरेडी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1.1 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. सो वी set the target under Paris Accord, Paris Agreement, that we will not let the average temperature of the earth rise by more than 2 degrees by the end of this century, right? So अब ये कह रहे हैं कि ये जो सीलिंग है हमको कम करना पड़ेगा कि हमको 1.5 डिग्री से किसी भी कीमत पर इससे ऊपर हम नहीं जाने देंगे. 2 सिनेरियो की यहाँ पे बात की गई है. फर्स्ट केस में यदि हम लिमिट को 1.5 डिग्रीज रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में CO2 की नेट जीरो हमें लेवल अचीव होंगे 2050 में. ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इफ बी कंसिडर तो नेट जीरो एमिशंस हमें अचीव होंगे 2050 में, ठीक है. और अगर हम सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, सो वी विल बी एबल टू बैलेंस आउट ऑल द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2063 एंड 2068. वो तब जब हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का सीलिंग डिफाइन करें. और केस 2, सिनेरियो 2 में बोला गया है कि यदि हम 2 डिग्री का सीलिंग डिफाइन करते हैं तो CO2 नेट जीरो पर पहुंचेगा 2070 में और बाकी के सारे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो 22वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है, दैट इज 21st सेंचुरी, ठीक है. तो तब हम पहुंच पाएंगे, दैट वुड बी द 22nd सेंचुरी में हम पहुंच पाएंगे, बिगिनिंग ऑफ द 22nd सेंचुरी, तब हम पहुंच पाएंगे सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस के नेट जीरो लेवल पर, ठीक है. सो दिस इज द एस्टिमेट. ओके. Also, the special report on global warming of 1.5 degrees Celsius from Intergovernmental Panel on Climate Change, that is IPCC, find that if world reaches net zero emissions 1 decade sooner, that is by 2050, the chance of limiting warming to 1.5 degrees is considerably higher. Okay, so as of June 2020, 120 countries are committed to work on net zero targets, including through the Climate Ambition Alliance. याद होगा ना, पेरिस अकॉर्ड में सारे कंट्रीज ने प्लेज किया था कि हम नेट जीरो टारगेट्स को अचीव करेंगे. एंड लास्ट ईयर इन COP25, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज की 25वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, उसमें बहुत सारे कंट्रीज ने ये प्लेज किया था कि हम नेट जीरो एमिशन टारगेट्स अपने लिए सेट करेंगे. अच्छा, बाय द वे, COP26 कहाँ होने वाला है? Conference of Party 26, yes, COP26 is going to be held in Glasgow. Glasgow जो कि स्कॉटलैंड में आता है, यूनाइटेड किंगडम, राइट. तक till June 2020 around more than 120 countries they are committed to achieve the net zero targets. अच्छा, इंडिया के ऊपर ना कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, मैंने पहले भी बताया, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो देयर इज नो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन इंडिया. बट
हमने भी प्लेज किया था COP25 के दौरान कि हम अपनी डिपेंडेंसी सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे,